चलो फिर स्टार्ट करते हैं, है ना। ये जो हमारी आज की क्लास है लगभग ये 2 से ढाई घंटे, है ना। और इसमें क्या है, मिनी मैराथन क्लास है हमारी है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, जो हमारे पास मोस्ट रेलिवेंट क्वेश्चन है चैप्टर वाइज, हम इसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूटेशन के अकॉर्डिंग एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का आ रहा है। तो जैसे आप देख रहे हैं यूनिट नंबर 1 हमारे पास है पॉलिटिकल साइंस की। इसमें हमने स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 1 से, हमने यहाँ पे स्टार्ट करना, और चैप्टर नंबर 1 से आपका आ रहा 4 मार्क्स के लिए। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमारे को पता होना चाहिए सिलेबस एग्जैक्ट एग्जाम में क्या पूछ रहा है, क्योंकि हमारी जो बुक है उसमें आपका सिलेबस थोड़ा वाइड है, ज्यादा सिलेबस उसमें बताया हुआ है। तो आपके पास फर्स्ट जो चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ, संविधान क्यों और कैसे। ठीक है, तो पहला आपके लिए जो है इसमें 2 क्वेश्चन आपके क्या आ रहे हैं, एमसीक्यू आ रहे हैं, और 1 क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स के लिए आ रहा। तो यहाँ पे 2 मार्क्स बनने के जो चांस है वो कौन कौन से है वो हम सबसे पहले देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है आपका क्या है, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है। ठीक है, तो ये बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। अब अगर हम बात करते हैं कि संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो इससे पहले हमें देखना होगा संविधान। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आपका और आ सकता है वो कौन सा आपके पास, संविधान शब्द और इसकी क्या है परिभाषाएं। तो जब भी हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो आपका क्या है, इट इज इंग्लिश वर्ड, और ये किससे बना हुआ है, आपका जो संविधान है ये बना हुआ है लैटिन वर्ड के कॉन्स्टिट्यूशन से, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग होता है आपके पास स्थापित करना, टू एस्टैब्लिश, है ना। तो जो हमारे पास क्या होता है, तो किसी चीज को स्थापित करना। अब यहाँ पे किसकी बात करें, पॉलिटी की बात करें, तो पॉलिटी की जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या है कि जो नियम कानून हमारे देश के संचालन के लिए बनाए जाते हैं उसको क्या करते हैं, स्थापित किए जाते हैं, और उसको एक किताब के माध्यम से क्या है इकट्ठा रखा जाता है, और एक किताब के माध्यम से एकत्रित किया जाता है। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गया, मीनिंग हो गया। और उसके बाद आपके पास क्या आती है, डेफिनेशन आपने यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने क्या बताया कि संविधान उन नियमों अथवा कानूनों का लिखित या अलिखित संग्रह है। अब देखो जब भी हम बात कर रहे हैं संविधान की, ठीक है, संविधान तो यहाँ पे आपको बताना, संविधान हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं। एक हमारे पास क्या होता है लिखित, ठीक है, लिखित संविधान, और दूसरा हमारे पास होता है अलिखित संविधान। लिखित संविधान होता है जो अपने कानूनों और नियमों को लिखकर रखते हैं, संजो कर रखते हैं, और अलिखित संविधान होता है जिसमें आपके क्या है, बहुत सारे ऐसे भी हमारे पास देश है जहां पर अलिखित संविधान लिखे हुए हैं। अब अगर हम बात करते हैं लिखित संविधान, तो दुनिया का पहला लिखित संविधान कौन सा है, यूएसए का। आपने ध्यान रखना, एमसीक्यू हमारे पास 2 क्वेश्चन बने, तो पहला लिखित संविधान यूएसए का, सबसे लंबा लिखित संविधान इंडिया का है ना। और लिखित संविधान इसमें आपने ध्यान रखना इंग्लैंड, ब्रिटेन। ठीक है, तो ब्रिटेन का जो भी क्या होता है संविधान है वो लिखित है, वहां पर जो भी आपके नियम कानून बनाए जाते हैं वो लिखे नहीं जाते, बल्कि जबानी या फिर आपका जो एक गैजेट होता है उसके अकॉर्डिंग इंप्लीमेंट किए जाते हैं। तो यहाँ से आपका एक क्या है एमसीक्यू बनने के जो चांस है वो आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या बोलते हैं, गिलक्रास्ट हमारे पास आते हैं तो बोलते हैं कि लिखित वह संविधान वह प्रक्रिया जिसमें लिखित और अलिखित कानूनों का प्रारूप क्या किया जाता है, एकत्रित किया जाता है, और उसको एक प्रमाण पत्र के रूप में जो है क्या किया जाता है, एकत्रित करके, और संगठन, सरकार और जितने भी हमारे पास क्या होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनको संचालित करने के क्या होते हैं, नियम होते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, संविधान कहते हैं। ठीक है, तो ये एक परिभाषा होगी। दूसरे हमारे पास क्या है, बुल्जे है, बुल्जे के अनुसार क्या बताते हैं, उन नियमों का संग्रह संविधान कहलाता है जिसके अनुसार सरकार की शक्ति, शासितों के अधिकार और दोनों के संबंध में समायोजित होती है। मतलब बुल्जे है वो क्या बताते हैं, बुल्जे बताते हैं कि संविधान है यह एक क्या संग्रह है, मतलब और जो हमारे पास क्या है कंपाइलेशन है, और ये क्या है जो सरकार की शक्ति होती है वह शासितों पर क्या करती है, क्रियाएं करती है, शासितों पर इंप्लीमेंट होती है। ठीक है, तो ये भी आपके पास फर्स्ट 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आप डायरेक्ट पूछ सकता है, मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा हम कुल मिलाकर क्या कह सकते हैं कि संविधान वह लिखित या अलिखित कानूनों का संग्रह है जो सरकार के द्वारा और सरकार की क्रियाविधियों को, संगठन की क्रियाविधियों को संचालित करने के लिए एकत्रित किए जाते हैं ना, उसी को क्या बोलते हैं, संविधान कहते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या है ध्यान रखना। इसके बाद हम बात करते हैं पावर एंड फंक्शंस, मतलब क्या क्या कार्य है। यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन बनेगा, जैसे यहाँ पे 2 मार्क्स के 1 क्वेश्चन है, तो आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, संविधान के 2 कार्यों का वर्णन करें, संविधान के 2 कार्यों का उल्लेख करें। ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्या मोस्ट रेलेवेंट क्वेश्चन बनता है। तो संविधान के जो आपकी क्या होती है, संविधान के जो कार्य होते हैं वो क्या क्या कार्य होते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण आप सभी को पता कॉमन सी फैक्टर, इसमें आपने ध्यान रखना कि लोगों के अधिकारों का ज्ञान होना चाहिए, लोगों के कर्तव्य का ज्ञान होना चाहिए, लोगों के, इसके अलावा क्या है आपके पास लोगों के जो आपकी क्या सुख सुविधाओं का ज्ञान होना चाहिए, सरकार के संगठन का ज्ञान होना चाहिए। इसके अलावा हम और क्या कह सकते हैं, जो शक्तियों का पृथकीकरण है वो होना चाहिए, या फिर प्रशासन के स्रोत है। तो ये आपका क्या है सेकंड क्वेश्चन, यहाँ से आपका आने की बहुत ज्यादा चांस है। थर्ड हम बात करते हैं संविधान सभा के क्या कार्य और विशेषताएं। अब ज्यादा इसमें अन्य जो आपके क्या है रूप है वो नहीं पूछी जाएगी, आपसे क्या पूछा जा सकता है भारतीय संविधान के जो हमारा था उसकी कार्य उसकी विशेषताएं क्या क्या है। ठीक है, तो ये सबसे महत्वपूर्ण हमारे पास बन जाता है। तो जो हमारे पास संविधान था उसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या क्या देखने को मिलती है ना। संविधान की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है, भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण विशेषताएं, तो ये भी आपका 2 नंबर के लिए पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे क्या है, लोगों के अधिकारों का वर्णन है, लोगों के जो कर्तव्य उनका उल्लेख है ना, ये शक्ति का पृथकीकरण है, ये सब देखने को मिलता है। और अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए भारतीय संविधान सभा की विशेषताएं, तो भारतीय संविधान सभा की विशेषताएं क्या है, भारतीय संविधान सभा की विशेषताएं आपने ध्यान रखना, इसमें जो भी सदस्य हमारे पास थे वो सभी क्या थे, और निर्वाचित सदस्य थे, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें क्या है निर्वाचित किए गए थे, जिन्होंने संविधान सभा का क्या किया था, निर्माण किया था। इसके अलावा आपको पता है कि इसमें क्या है, कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रमुख थी। अब यहाँ से भी आपके पास एमसीक्यू बन सकता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस की अगर बात करें तो इसकी एस्टैब्लिशमेंट ईयर क्या आपका 28 दिसंबर 1885 में, है ना। इसकी क्या होती है, स्थापना होती है। और संस्थापक कौन है, या उस समय के जो आपके क्या है संस्थापक है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है, एओ हयूम। ठीक है, हयूम, ये भी आपने क्या है ध्यान रख लेना है। वर्तमान समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो क्या है अध्यक्ष है वो कौन है, तो ये आपने ध्यान रखना, राहुल गांधी। ठीक है, राहुल गांधी जो हमारे पास है वो क्या है वर्तमान समय में इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर है ना, सत्ता पक्ष है। और विपक्ष में कौन है, ये विपक्ष का मतलब सत्ता पक्ष मतलब लोकसभा में आपके राहुल गांधी, और जो राज्यसभा में लीडर है या नेता वो कौन देखने को मिलते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे। तो ये भी आपने यहाँ पे क्या है महत्वपूर्ण फैक्ट है, ये भी आपने यहाँ पे क्या है ध्यान रख लेना है। ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे पास क्या है भारतीय संविधान सभा की विशेषताएं। इसके अलावा इस पे बहुत सारी चीजें जैसे सांप्रदायिक रचना। ठीक है, भारतीय संविधान सभा की विशेषताएं की बात करें है ना, 2 मार्क्स ले, तो इसमें क्या है हमें देखने को मिलता है मैक्सिमम जो आपकी क्या है
सामुदायिक रचना की हम बात करते हैं तो ये क्या है, कॉम्युनल बेस पे इसका क्या है कॉम्पोजिशन किया गया था। कॉम्युनल बेस पे क्यों कॉम्पोजिशन किया गया था, जो संविधान सभा का निर्माण है उसमें आपको पता है क्यों अलग अलग कम्युनिटी जैसे हिंदू है, मुस्लिम है ना, सिख है, ईसाई है, तो अलग अलग जो संप्रदाय के द्वारा इसका क्या है निर्माण किया गया था। तो ये भी आपने यहाँ पे क्या है फैक्ट है और ये भी आपने ध्यान रखना। यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके कितने 3 मार्क्स के लिए बन सकते हैं, ठीक है, सॉरी 2 मार्क्स के लिए आपके बन सकते हैं। अब 1 मार्क्स के लिए एमसीक्यू में हमने जैसे बात की, एक तो आपसे पूछ सकता है भारतीय संविधान शब्द का अर्थ क्या है, स्थापित करना, ठीक है। दूसरा आपसे पूछ सकता है दुनिया का पहला लिखित संविधान, दुनिया का सबसे लंबा संविधान तो भारत का संविधान है ना, ये सब आपने ध्यान रखना। इसके अलावा एक फैक्ट आपने ध्यान रखना, हम बात करें संविधान सभा की, संविधान सभा। अब ये हम किस लिए पढ़ रहे हैं, एमसीक्यू के लिए हम पढ़ रहे हैं। तो संविधान सभा की जब हम बात करते हैं तो आपको पता होगा 9 दिसंबर 1940 को क्या है भारतीय संविधान सभा का जो क्या है गठन किया जाता है और पहली और जो क्या एक बैठक है वो बुलाई जाती है। और यहाँ पे आपने एक चीज और ध्यान रखना, 9 दिसंबर 1940 को जो संविधान सभा के अध्यक्ष है वो किसको चुना जाता है, सच्चिदानंद सिन्हा को, ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा को, ठीक है। ये क्या थे, अस्थायी अध्यक्ष थे। और फिर से आपने ध्यान रखना 11 दिसंबर 1940 को यहाँ पे हम देखते हैं, जो 11 दिसंबर 1940 को है वो संविधान सभा की और बैठक होती है और इसमें किसको है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यहाँ पे क्या चुना जाता है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना जाता है, ठीक है। तो इस तरह करके हमारे पास जो पहली बैठक 9 दिसंबर 1940 को होती है, अंतिम बैठक हमारे पास होती है, अंतिम बैठक होती है 26 नवंबर 1949 को। और ये जो संविधान निर्माण या संविधान सभा को निर्मित करने की प्रक्रिया, इसमें जो कुल समय लगता है, टोटल आपका समय लगता है वो कितना था, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह है ना, 18 दिन, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण आपका क्या आता है, कुल अधिवेशन। कुल अधिवेशन कितने हुए आपके, कुल अधिवेशन हुए 12 अधिवेशन, ठीक है। और 114 दिन, यहाँ पे ध्यान रखना 2 वर्ष 11 महीने में 114 दिन जो है इन जो भी आपकी संविधान सभा का निर्माण हुआ है उसमें 114 दिन क्या है बहस की गई थी, 114 दिन में आपकी क्या है बातचीत की गई थी। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए एमसीक्यू में बन सकता है वो आपने ध्यान रखना, जब ये संविधान सभा आपकी बनकर तैयार होती है तो 26 नवंबर क्या बात करें, 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को क्या करते हैं, जो अपना संविधान है उसको क्या करते हैं, आत्मर्पित करते हैं, मतलब हम उसको स्वीकारते हैं कि यह संविधान हमारा है ना, और अपने ऊपर लागू करते हैं और सॉरी अपनाते हैं, है ना। और लागू कब करते हैं, 26 जनवरी 1950 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को पूरे देश भर में इस संविधान को क्या किया जाता है, लागू किया जाता है। तो ये भी डेट आपने ध्यान रखना, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को हम पहला गणतंत्र दिवस मनाते हैं, ये भी आपने ध्यान रखना, कौन सा पहला गणतंत्र दिवस हम 26 जनवरी 1950 को मनाते हैं। अगला फैक्ट आपने और एक ध्यान रखना यहाँ पर, और अगला फैक्ट आपका क्या हो जाता है यहाँ पे जो आपने ध्यान रखना होता है, तो जो ये पूरा क्या है संविधान है 26 जनवरी को अपनाते हैं, है ना, और आपका क्या है 26 नवंबर को अपनाते हैं, 26 जनवरी को हम क्या करते हैं, लागू करते हैं, और 15 अगस्त 1947 को हम क्या हुए थे, आजाद हुए थे, है ना, 15 अगस्त 1947 को हम क्या है, आजाद हुए थे। इसके अलावा आपके लिए जो एमसीक्यू में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो क्या बन सकते हैं कि 2 वर्ष 11 महीने में कितना काम हुआ था, तो इसमें आपने ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना, भाग, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग बने थे या मूल भाग हम बोल सकते हैं, मूल भाग कितने थे, तो ये आपने ध्यान रखना 22 भाग, है ना, 22 भाग, 8 अनुसूची और इसके अलावा हमारे पास क्या था 395 अनुच्छेद। तो ये हमारे पास मूल संविधान में नहीं था, ठीक है। और वर्तमान समय में ये आपका क्या हो गया, भाग हो गया 25, है ना, अनुसूची हो गया आपके 12, और जो आपके पास क्या अनुच्छेद है ये 395 है जो मुद्दे लिखित रूप है। इसके अलावा इसमें क्या है संशोधन बहुत सारे किए गए और इसके अलावा भी आर्टिकल्स आपके इसमें बहुत सारे जोड़े गए हैं। तो ये भी आपने फैक्ट यहाँ पे क्या करना है, ध्यान रखना। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है अब वो देश के अंदर स्वतंत्र हुए तो देश का प्रथम राष्ट्रपति कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश का प्रथम राष्ट्रपति बनाया जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को देश का प्रथम मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाया जाता है। और इसके अलावा जो आपके क्या है राज्य है वहाँ पर अलग अलग आपके क्या बनाए जाते हैं, मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं। तो ये फैक्ट आपने सारे ध्यान रखने और यहाँ से आपका क्या है एमसीक्यू बनने के यहाँ पर क्वेश्चन बनने के बहुत ज्यादा क्या है चांस देखने को मिलते हैं, है ना। अब इसके अलावा यहाँ पे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने और ध्यान रखना, एक आपके पास लगा हुआ है, एक यहाँ आपके 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है और 1 मार्क्स के लिए भी आपका क्या है क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे आपसे बात की गई है भारतीय जो आपका तिरंगा है, भारतीय तिरंगा को कब अपनाया गया, तो ध्यान रखना आपने चौथा अधिवेशन, कौन सा था, चौथा अधिवेशन, ठीक है। चौथा अधिवेशन हमारे पास चल रहा था कब, 14 जुलाई 1947 से ये कब तक चलता है आपका, ये आपका 23 जुलाई 1947 तक चलता है ना। और इसमें हम आपने क्या ध्यान रखना है कि हम 22 जुलाई, ठीक है, 22 जुलाई 1947 को हम क्या करते हैं, 22 जुलाई 1947 को हम जो है अपने किसको अपनाते हैं, तिरंगे को अपनाते हैं, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाते हैं। अब भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की हम बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज से आपने एक दो फैक्ट और ध्यान रखना, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है इसको कितने में 3:2 में क्या किया गया है, डिजाइन किया गया। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग है, 4 रंग आपने ध्यान रखना, है ना। 3 रंग आपके जो प्रदर्शित किए गए, चौथा रंग कौन सा है जो आपके दिल्ली में प्रदर्शित किया गया है ना, ब्लू। तो ये आपने यहाँ पे क्या ध्यान रखना। और जो आपके झंडे के बीच में जो आपका चक्र लगा हुआ किसको प्रदर्शित करता है, समय को प्रदर्शित करता है ना। 8 पैरों को प्रदर्शित करता है और 24 तिरियां उसमें लगी, तो आपको पता है एक दिन में कितने घंटे, 24 घंटे, 24 घंटे में अपनी एनर्जी को रिफ्लेक्ट करने की यहाँ पे क्या है बात करता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है जो तिरंगा है उसको जो है डिजाइन किसने किया, तो ये भी आपने ध्यान रखना, पिंगली वेंकैया नायडू। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इस चैप्टर से आपके पास यही टॉपिक्स जो है आने वाले हैं, यहाँ से बाहर आपका एक क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा और यही हमारे पास मोस्ट रेलेवेंट जो चैप्टर्स है या मोस्ट रेलेवेंट जो क्वेश्चंस है वो हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास है राइट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जब हम राइट की बात करते हैं तो इसमें आपके पास बुक में मैक्सिमम जो आपकी बुक्स है उसमें लगे हुए चैप्टर नंबर 2 में क्या लगा हुआ है, सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हमने क्या क्या चीजें कहा चलिए, लेकिन ये आपके सिलेबस में आपके बोर्ड की साइड पर जो है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं दिया गया। तो सेकंड चैप्टर में हमारे पास क्या आता है, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना फंडामेंटल राइट्स, है ना, फंडामेंटल राइट्स हमारे पास सेकंड चैप्टर में, और सेकंड चैप्टर में हमारे पास 2 एमसीक्यू आ रहे हैं और 1 क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स के यहाँ से आ रहा है। तो टोटल कितने मार्क्स आ रहा है, 5 मार्क्स के चैप्टर नंबर 2 आ रहा है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं, अभी हमने पढ़ा था जो भारतीय संविधान में इसमें मुद्दे कितने थे आपके 22 भाग थे। इन 22 भागों में से जो हमारे पास कौन सा है, भाग नंबर 3 है, ठीक है। भाग नंबर 3 में किसकी बात की गई है, मौलिक अधिकार, ठीक है। तो इसमें आपने एक चीज और ध्यान रखना, मौलिक अधिकार की हम बात करते हैं तो इसमें आप एमसीक्यू में बन सकता है, मूल अधिकार कितने थे, मूल संविधान में मूल अधिकार कितने थे 7 और वर्तमान में ये कितने हो चुके हैं 6। तो ये बात यहाँ पे क्या है ध्यान रख लेना है, ठीक है। अब ये मूल अधिकार जो यहाँ पे हम बात करते हैं इसका वर्णन कहाँ किया गया, तो ये बात ध्यान रखना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 12 टू अनुच्छेद नंबर 12 से 35 तक इसका क्या गया है, उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद नंबर 12 से 35 तक जो क्या है मूलभूत अधिकार है या मौलिक अधिकार है इनका उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो ये हम कहाँ से करते हैं, अनुच्छेद नंबर 12 से 35 तक, ये हम यहाँ पे क्या है देखने वाले। अब सबसे पहले आपके लिए जो यहाँ पे आपका क्या है 3 मार्क्स की आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, मौलिक अधिकार किसे कहते हैं, मौलिक अधिकार का अर्थ क्या है, मौलिक अधिकार की परिभाषा बताएं। तो ये भी 3 नंबर की आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो ये अब हम देखते हैं, तो मौलिक का
का मतलब क्या है, जो मूलभूत जीवन को यापन करने के लिए हमारे क्या होती है, मूलभूत सुविधाएं, तो उसी को क्या होते हैं, मौलिक सुविधाएं है ना। और ये सब जो आपकी क्या सुविधाएं, ये आपके किस रूप में होनी चाहिए, शारीरिक और मानसिक रूप से। जब दोनों रूप से हम क्या हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए, तभी हमारा क्या हो जाएगा, सर्वांगीण विकास हो पाएगा, हम अच्छी तरह से विकसित हो पाएंगे, हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा जो भी क्या होती है शक्तियां होती है, सभी अच्छे से क्या हो जाएगी, विकसित हो जाएगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो आपके क्या है, मूलभूत मौलिक अधिकार है, मूलभूत अधिकार है जिसमें व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो, उसे हम क्या बोलते हैं, मौलिक अधिकार कहते हैं। और ये मौलिक अधिकार किसके द्वारा दिए जाते हैं, ये राज्य के द्वारा या फिर सरकार के द्वारा हमें जो है वो दिए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे 3 नंबर के लिए क्वेश्चन आपके लिए बन के आने वाला है, भारतीय मौलिक अधिकारों की प्रकृति एवं विशेषताएं, मतलब भारतीय जो मौलिक अधिकार है उनकी क्या क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। तो इसमें सबसे पहले आपका क्या है, विश्व में सबसे अधिक व्यापक और विस्तृत, विश्व में सबसे अधिक व्यापक और विस्तृत। तो मैंने अभी आपको बताया था जो आपका हमारा क्या है, मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार का वर्णन अनुच्छेद नंबर 12 से 35 तक किया गया। लेकिन इसमें आपने एक चीज और ध्यान रखना, 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा, 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जो राइट टू प्रॉपर्टी था, यानी कि अनुच्छेद नंबर 31, ये आपने ध्यान रखना, आर्टिकल नंबर 31, इसमें क्या है, राइट टू प्रॉपर्टी, इसको क्या किया गया, फंडामेंटल राइट से रिमूव करके इसको लीगल राइट में अंडर आर्टिकल 300A में इसको ऐड किया गया, जहां पे हम देखते हैं जो आपकी क्या है, मौलिकता है वो क्या की जाती है, मौलिकता को नष्ट किया जाता है। मौलिकता क्यों नष्ट किया जाता है, क्योंकि इसमें हमने देखा जो केशवानंद बनाम केरल संघ है, उसमें ये निर्णय निकल कर सामने आया कि जो जमीन है अगर हम इसको मौलिक अधिकार में डालते हैं तो जो हमारे पास उच्च तबके के लोग हैं या जो एलिट क्लास है वो निम्न वर्ग की जमीन को छीनना शुरू कर देगा और इससे क्या गरीबी होता जाएगा, अमीर होता जाएगा, है ना। तो ये बात यहाँ पे की गई है, राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट में की गई थी और इसको क्या रिमूव किया गया। अब यहाँ पे क्या है, अंडर आर्टिकल जो आपका क्या 31 है, इसको कहां ऐड किया गया, 300A में, अनुच्छेद नंबर 300A में इसको क्या है ऐड किया गया, 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा इसको क्या है हटाया गया है। दूसरा आपने ध्यान रखना, मौलिक अधिकार सर्वव्यापक है। मौलिक अधिकार सर्वव्यापक का मतलब है कि ये सभी के लिए एक समान है, चाहे हम हिंदू है, चाहे हम मुस्लिम है, चाहे हम स्त्री है, चाहे हम पुरुष है, चाहे हम किसी भी जाति के हैं, चाहे हम किसी भी रंग के, तो ये सभी के लिए सभी व्यापक है, सर्वव्यापक है। मतलब भारतीय संविधान में ये उल्लेख किया गया है कि भारतीय किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव जो है वो नहीं किया जाएगा। ये हमारा कहां लिखा हुआ है, ये हमारा जो है भारतीय जो आपकी क्या है मौलिक अधिकार की विशेषता है, संविधान के अंतर्गत इसका क्या उल्लेख किया गया है। तीसरे यहाँ पे बात करता है मौलिक अधिकार असीमित नहीं है, मतलब जो मौलिक अधिकार है ये क्या है, सीमित है। तो तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता क्या है कि जो मौलिक अधिकार है वो सीमित है। अब मौलिक अधिकार सीमित क्यों है, क्योंकि बहुत सारे हमारे पास ऐसे क्षेत्र होते हैं, बहुत सारे ऐसे एक्ट्स होते हैं, बहुत सारे हमारे ऐसे संस्थान देखने को मिलते हैं जहां पर हमारा क्या होता है, जो मौलिक अधिकार है वो क्या हो जाते हैं, सीमित हो जाते हैं। सीमित क्यों हो जाते हैं, जैसे हम अनुच्छेद नंबर 19 की बात करते हैं तो हमें क्या है, भारत के किसी भी क्षेत्र में बसने, व्यापार और घूमने फिरने की क्या है स्वतंत्रता है। लेकिन अगर उससे किसी व्यक्ति या किसी राज्य या किसी देश के किसी अंग को क्या होगी, क्षति हो रही हो, तो उस केस में क्या किया जाता है, उस संदर्भ में जो उसकी स्वतंत्रता उसको क्या किया जाता है, सीमित किया जाता है। तो इस केस में क्या होता है, जो हमारे मौलिक अधिकार है वो क्या हो जाते हैं, सीमित हो जाते हैं। तो ये 3 महत्वपूर्ण आपकी विशेषताएं, क्योंकि 3 नंबर के लिए आपने लिखना और 3 ही आपने महत्वपूर्ण विशेषताएं आपने यहाँ पे क्या है ध्यान रखनी है। ठीक है, इसके अलावा आप चौथी विशेषता भी ध्यान रख सकते हैं कि भारतीय संसद के द्वारा मौलिक अधिकार को क्या है घटाया या बढ़ाया जा सकता है, निलंबित भी किया जा सकता है और इसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है। क्यों, क्योंकि संसद को ये क्या है अधिकार दिया गया, अनुच्छेद नंबर 33 में वर्णन किया गया कि जो भारतीय संसद है वो भारतीय नागरिकों के लिए क्या है मौलिक अधिकारों का विस्तृत वर्णन कर सकती है, उसका वर्णन या उसका उल्लेख कर सकती है, आगे बढ़ा सकती है ना। तो ये चीजें आपने यहाँ पे ध्यान रखना। तो इस तरह के बहुत सारे हम बात करते हैं, तो बहुत सारे हमारे पास क्या फीचर्स देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा अनुच्छेद नंबर, वैसे ये आपके टॉपिक में नहीं लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं अनुच्छेद नंबर 12। अनुच्छेद नंबर 12 में क्या बात करता है, अनुच्छेद नंबर 12 में बात करता है राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा कौन सी होगी, मतलब राज्य की जो परिभाषा उसमें क्या है, एक हमारे पास क्या आएगी, यूनियन गवर्नमेंट आएगी, दूसरी हमारे पास क्या आएगी, स्टेट गवर्नमेंट आएगी, और इसके अलावा हमारे पास प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर और जितने भी हमारे पास क्या होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होते हैं, ये सभी इसमें क्या होते हैं ऐड होते हैं। तो इसको हम क्या होते हैं परिभाषा करते हैं, राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा से क्या अभिप्राय है, मतलब एक वह संप्रभु राज्य जिसका खुद का राष्ट्रपति है, खुद का प्रधानमंत्री है, खुद के सरकार है, खुद के संवैधानिक संस्थान है, उसी को हम क्या बोलते हैं, राज्य बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे कहां बात की गई है, अनुच्छेद नंबर 12 के अंतर्गत इसकी बात की गई है। ठीक है, इसमें क्या है परिभाषाओं की बात की गई है। इसके बाद हम सीधे चलते हैं जो हमारे पास क्या है मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, तो मैंने बताया मूल संविधान में कितने 7 मौलिक अधिकार थे, वर्तमान समय में कितने हो गए, 6 मौलिक अधिकार हो गए। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, समानता। समानता का अधिकार की अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 14 से 18 तक, अनुच्छेद नंबर 14 से 18 तक जो हमारे पास क्या है वो किसकी बात की गई है, राइट टू इक्वालिटी, समानता के अधिकार के वर्णन किया गया है। ठीक है, तो इसको आपने अच्छे से पढ़ना क्योंकि आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है समानता के अधिकार का वर्णन करें 3 नंबर के लिए। तो इसमें आपको पता होना चाहिए अनुच्छेद नंबर 14 में क्या है, 15 में क्या है, 16 में क्या है, 17 में क्या है, 18 में क्या है। ठीक है, तो इसको आपने थोड़ा सा क्या है पढ़ लेना। और दूसरा हमारे पास क्या था, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता, ठीक है, स्वतंत्रता की अगर हम बात करते हैं तो अनुच्छेद नंबर 19 से 22, अनुच्छेद 19 से 22 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे किसी बात की गई है, स्वतंत्रता की बात की गई है ना। और तीसरा हमारे पास जो क्या फंडामेंटल राइट है वो क्या है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, मतलब इसको हिंदी में अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या बात की जाती है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद नंबर 23 और 24 में, आर्टिकल नंबर 23 एंड 24 में इसकी बात की गई है, 23 और 24 में, जिसमें जो आपका क्या शोषण है उसको रोकने की बातचीत की गई है। अनुच्छेद नंबर 14 में जो आपका चौथा मौलिक अधिकार है इसमें क्या बात की गई है, धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता की अगर हम बात करते हैं तो आपने देखा होगा भारत एक क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता, है ना। धार्मिक स्वतंत्रता की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे वर्णन किया गया अनुच्छेद नंबर 25 से 28 तक इसका क्या है उल्लेख किया गया। तो आपने देखा होगा भारत एक बहुधर्मी राज्य है, बहुधर्मी क्षेत्र है, यहाँ पर अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, तो अलग अलग धर्म के लिए अलग अलग क्या है स्वतंत्रताओं का भी वर्णन किया गया है। इसके बाद अनुच्छेद नंबर 5 की अगर अनुच्छेद बार रिपीट हो रहा है, इसमें क्या है मौलिक अधिकार नंबर 5। मौलिक अधिकार नंबर 5 की हम बात करते हैं तो इसमें क्या है, सभ्यता और शिक्षा। ठीक है, सभ्यता और शिक्षा। ठीक है, तो यहाँ पे किसकी बात की है, सभ्यता और शिक्षा की बात की है, मतलब जो हमारे पास क्या आते हैं अल्पसंख्यक वर्ग होता है उनके शिक्षा और उनकी सभ्यता का वर्णन किया गया, क्योंकि जीवन में क्या है सुधार करना होता है। तो इसके वर्णन कहां से कहां तक किया, अनुच्छेद 29 और 30 में इसका वर्णन किया गया। और जो अनुच्छेद नंबर आपका कौन सा है 6 है, अनुच्छेद नंबर 6 में क्या बात की गई, संवैधानिक उपचार। संवैधानिक उपचार की हम बात करते हैं तो इसका वर्णन कहां किया गया, अनुच्छेद नंबर 32 में। और बीच में हमारे पास कौन सा मिस हो गया, अनुच्छेद नंबर 31। अनुच्छेद नंबर 31 को क्या किया गया, 44 संवैधानिक संशोधन, ये क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी इसको क्या किया गया, रिमूव किया गया है ना, कौन सा 44 संवैधानिक संशोधन के द्वारा। तो डायरेक्ट आपके लिए मोस्ट रेलेवेंट क्वेश्चन जो आपके लिए यहाँ से और यहाँ से 3 मार्क्स के डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, ये आप यहाँ पे थोड़ा सा क्या है पढ़ लेना। और जो आपका क्या आर्टिकल वाइज इसको देखना क्योंकि यहाँ पे 2 बनने के बहुत आपके चांस देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब जैसे हम यहाँ पे देख भी सकते हैं, अगर हम इसको आर्टिकल वाइज एक्सप्लेन करते तो काफी ज्यादा आपका क्या है लंबा लेक्चर होने वाला है। ठीक है, तो इसको आपने थोड़ा सा क्या करना है खुद देख लेना है। इसके अलावा हम बात करते हैं अगला जो हमारे पास क्या आएगा चैप्टर आएगा
और एमसीक्यू के लिए आप इसी में से देख लेना, मैक्सिमम आपके क्या आर्टिकल्स आपने पढ़ लेना, और इसके अलावा भी बहुत सारे इसमें जो है चैप्टर में जब आप चैप्टर में पढ़ोगे तो बहुत सारी आपकी यहाँ पे चीजें जो आ जाएगी। बट मोस्ट रेलेवेंट जो रिपीटेड क्वेश्चन है आपसे डायरेक्ट क्या पूछेगा, कौन सा संवैधानिक अधिकार जो है मौलिक अधिकार की सूची से हटाया गया, तो ध्यान रखना कौन सा है, राइट टू प्रॉपर्टी, या इसको हम क्या बोलते हैं, संपत्ति का अधिकार। और संविधान में वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या और मूल संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या, ये बात ध्यान रखना, ये एमसीक्यू में आपका मोस्ट रेलेवेंट है, आने के चांस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, बाकी आपका वही कि किस भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया, तो भाग नंबर 3 अनुच्छेद नंबर 32 से 35, तो ये आपका मैक्सिमम टाइम आपका क्या है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, वो एमसीक्यू में। अगला हमारे पास जो चैप्टर है, अगला आपके पास बुक में लगा हुआ चैप्टर होगा, उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज, बट फंडामेंटल ड्यूटीज आपके चैप्टर सिलेबस से कट किया गया है। अगला हमारे पास जो चैप्टर है वो कौन सा है, इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन की चैप्टर नंबर 3 हम बात कर रहे हैं, तो इस चैप्टर से आपके कितना है 5 मार्क्स के लिए आ रहा है। ठीक है, 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स के आ रहे हैं, और 1 क्वेश्चन आपका किसके लिए आ रहा है, 1 मार्क्स के लिए आ रहा है, मतलब एमसीक्यू आ रहा है। ठीक है, जो आपके बुक में लगा हुआ चैप्टर नंबर 5। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपकी क्या बात कर रहा है, यहाँ पे सबसे पहले है लोकतंत्र। लोकतंत्र, तो अगर हम बात करते हैं सरकार संचालन की, तो सरकार संचालन का ये महत्वपूर्ण अंग माना जाता है लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल सकता है व्हाट इज डेमोक्रेसी, है ना, या लोकतंत्र किसे कहते हैं, लोकतंत्र शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है। इसमें आपको बताना चाहिए 2 वर्ड से मिलकर बना है, एक हमारे पास क्या है डेमोस, और दूसरा हमारे पास क्या है क्रेटिया। ठीक है, क्रेटिया। ठीक है, डेमोस और क्रेटिया, ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, डेमोस और क्रेटिया। डेमोस का अर्थ हमारे पास क्या होता है, लोगों की मतलब जो डेमोस है, डेमोस का अर्थ होता है लोग, और क्रेटिया का अर्थ होता है शासन। तो कुल मिलाकर हम अगर बात करते हैं तो इसका जो मीनिंग आएगा वो क्या आएगा, लोगों का शासन, लोगों का शासन, लोगों का शासन। ठीक है, तो ये भी आपने यहाँ पे क्या है ध्यान रखना है, जो इस चैप्टर से आपका मोस्ट रेलेवेंट क्वेश्चन बनने वाला है, लोगों का शासन। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट आपने क्या ध्यान रखना, अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन की क्या आती है डेफिनेशन आती है, अब्राहम लिंकन क्या होता है, लोगों के द्वारा लोगों के लिए शासन, इसे हम क्या बोलते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। मतलब ये अब्राहम लिंकन ने बिल्कुल साफ स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि जो लोकतंत्र होता है वो लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार होती है, लोगों के ऊपर ही शासन करता है, लोगों के लिए क्या है कानून बनाता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, लोकतंत्र बोलते हैं। तो ये भी आपने यहाँ पे क्या है जो आपकी क्या आती है लोकतंत्र है, इसको आपने ध्यान रखना है। ठीक है, लोकतंत्र। अब इसके बाद हम बात करते हैं लोकतंत्र के प्रकार। लोकतंत्र की अगर हम बात करते हैं तो इसके कितने 2 प्रकार देखने को मिलते हैं, एक हमारे पास आता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, और दूसरा हमारे पास आता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, अब देखो प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है जहां पर प्रतिभागी प्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, जो आपके क्या जनता के जो प्रतिनिधि है उनको प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, और अप्रत्यक्ष होते हैं जो हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा जो अगली मतलब क्या है प्रतिनिधियों को चुनते हैं। तो अगर हम बात करते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र का, तो हम आपने देखा होगा जो आपकी क्या लोकसभा इलेक्शन होते हैं, लोकसभा या फिर लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन होते हैं, वहां पर हमारे पास क्या होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। और इसके अलावा जो आपके पास क्या होते हैं राज्यसभा इलेक्शन होते हैं, और इसके अलावा आपके क्या होते हैं विधान परिषद के इलेक्शन होते हैं, या प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं, वो इनडायरेक्ट वे से हमारे पास देखने को मिलते हैं। तो ये आपने यहाँ पे क्या है ध्यान रख लेना है। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र हमारे पास अत्यधिक देशों में देखने को मिलता है जहां पर जनसंख्या काफी ज्यादा, जैसे स्वीडन है, नॉर्वे है, ये जो छोटे छोटे देश है वहां पर क्या है प्रत्यक्ष लोकतंत्र ज्यादा देखने को मिलता है। लेकिन भारत की अगर हम बात करें तो भारत में दोनों प्रकार का जो क्या है लोकतंत्र वो देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास जो 2 क्वेश्चन आने वाले, तो आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है लोकतंत्र की विशेषताएं। अब लोकतंत्र की क्या क्या फीचर्स होती है, क्या क्या विशेषताएं होती है ना, 2 नंबर के लिए आपसे पूछ सकता है लोकतंत्र की 2 विशेषताएं, लोकतंत्र की 4 विशेषताएं। ठीक है, तो जहां पे लोकतंत्र होगा उसके क्या क्या फीचर्स देखने को मिलेगी, तो फीचर्स हमारे पास देखने को मिलेगा फर्स्ट क्या है समानता। समानता, अब देखो जब तक समाज में इक्वालिटी नहीं होगी, समानता नहीं होगी, तब तक लोकतंत्र स्थापित हो ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि मतभेद अलग अलग रूपों में देखने को मिल सकता है ना। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण क्या आ जाएगा, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का मतलब है जब तक आप क्या इंडिपेंडेंट नहीं होगे, आप में स्वतंत्रता नहीं होगी, आप किसी के प्रेशर में होगे, किसी के दबाव में, तब तक आप वहां से क्या है अपना निर्णय ले ही नहीं पाओगे, तब तक आप अपना जो क्या प्रतिनिधि है उसको चुन ही नहीं पाओगे, है ना। तीसरा हमारे पास क्या आएगा भ्रातृभाव। ठीक है, भ्रातृभाव, भ्रातृभाव का मतलब होता है कि एक दूसरे के प्रति क्या है भाईचारे की भावना को स्थापित करना। तो तीसरी महत्वपूर्ण आपकी क्या है विशेषता देखने को मिलती है। इसके अलावा भी बहुत सारी हमारे पास विशेषताएं होती है, जैसे राज्य केवल साध्य है साधन नहीं, इसके अलावा बहुत सारे बहुमत का शासन यहाँ पे देखने को मिलता है। बहुत सारी विशेषताएं हम यहाँ पे पढ़ने वाले व्यस्त मताधिकार ये सब है, लेकिन यहाँ पे 2 नंबर के लिए आपसे पूछेगा तो 2 ही विशेषताएं आपसे पूछेगा, 3 ही विशेषताएं पूछेगा, तो ये आप यहाँ पे क्या है ध्यान रख लेना है। ठीक है, चलो इसके बाद हम चलते हैं डायरेक्ट आपका क्या है डायरेक्ट डेमोक्रेसी या फिर प्रत्यक्ष लोकतंत्र। डायरेक्ट डेमोक्रेसी या फिर प्रत्यक्ष लोकतंत्र की अगर हम बात करते हैं तो आपसे पूछ सकता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र की परिभाषा क्या होती है ना, या किस प्रकार से देखने को मिलता है। इसमें जैसे मैंने आपको बात की थी जो आपका क्या है डायरेक्ट या जो आपकी डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, इसमें मैंने बात की थी जो हमारे द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने गए प्रतिनिधि होते हैं उनको क्या बोलते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। ठीक है, अब प्रत्यक्ष लोकतंत्र की हम बात करते हैं तो ये इसका जो सबसे महत्वपूर्ण जैसे मैंने बात की थी स्विट्जरलैंड है, छोटे छोटे जो देश है वहां पर ये देखने को मिलता है क्या प्रत्यक्ष लोकतंत्र। इसमें एक हमारे पास टर्म आती है जनमत संग्रह। ठीक है, ध्यान रखना जनमत संग्रह ये आपका अलग से भी 2 नंबर के लिए क्वेश्चन बन सकता है। जनमत संग्रह किसे कहते हैं, रेफरेंडम इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो जनमत संग्रह से अभिप्राय है जहां पर जनता की राय को क्या किया जाता है एकत्रित किया जाता है। ठीक है, जनता की राय को क्या किया जाएगा एकत्रित किया जाएगा, और इस साधन के द्वारा कानून का निर्माण किया जाएगा। मतलब आपने देखा होगा जब भी हमारे देश के संसद में क्या होता है कानून का निर्माण होता है, तो उस संदर्भ में जो हमारे देश के क्या होते हैं चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं उनकी राय को एकत्रित किया जाता है और फिर से आपका क्या है कानून का निर्माण किया जाता है। तो इसी को क्या होते हैं जनमत संग्रह इसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। दूसरा आपने यहाँ पे ध्यान यही आपके लिए क्या है, एक आपके पास लोकमत संग्रह। लोकमत संग्रह का अभिप्राय आपका क्या है, तो लोकमत संग्रह जो होता है वो क्या है लोगों का मत होता है, मतलब जनता का मत होता है। मतलब एक आपका जनमत संग्रह, दूसरा आपका क्या आएगा लोकमत संग्रह। लोकमत संग्रह तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना जो जनमत संग्रह इसमें क्या है जनता का प्रतिनिधियों के द्वारा जो भी आपकी क्या की जाती है संग्रह किया जाता है उसको बोलते हैं लोकमत संग्रह, जिसमें लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से क्या है जो संग्रह है उसको किया जाता है। तो ये चीज आपने यहाँ पे क्या है ध्यान रखना है। अब आपसे यही आपका क्या है 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन यहाँ से बनने वाला है। अगला सबसे महत्वपूर्ण यहाँ से जो क्वेश्चन है वो क्या बता रहा है एडल्ट फ्रेंचाइजीज, इस चैप्टर से जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है। बाकी इसकी परिभाषा आप देख लेना अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब हमारे द्वारा या जनता के द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि होते हैं उनके द्वारा जो चुने जाते हैं प्रतिनिधि उसी को क्या बोलते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे ध्यान रखना। अगला सबसे महत्वपूर्ण हमारे पास आएगा व्यस्क मताधिकार। व्यस्क मताधिकार मताधिकार, तो व्यस्क मताधिकार की अगर हम बात करते हैं तो जो भी व्यक्ति चाहे वो पुरुष है चाहे स्त्री है लड़का है लड़की है बालक है बालिका है, जो भी व्यक्ति कितनी वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है वो बिना किसी भेदभाव के मत देने का अधिकार क्या करता है प्राप्त करता है। ठीक है, उसको बोलते हैं व्यस्क मताधिकार। ठीक है, और दूसरा होता है निर्वाचित अधिकार। निर्वाचित अधिकार क्या होता है, जो भी व्यक्ति पुरुष स्त्री कोई भी है 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है उसे क्या है चुनाव लड़ने का अधिकार है, या अपने क्षेत्र में वो क्या है चुनाव लड़ सकता है या फिर राजनीति में प्रतिभाग ले सकता है, उसको हम क्या बोल सकते हैं निर्वाचन का अधिकार इसको बोलते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान रखना। लेकिन क्या मूल संविधान में व्यस्क मताधिकार की आयु क्या 18 वर्ष थी? नहीं, मूल संविधान में आपकी कितनी थी, ये एमसीक्यू में बन सकता है 21 वर्ष यहाँ पे देखने को मिलती है ना। और इसमें क्या जो आपका क्या है महत्वपूर्ण बदलाव है वो कब किया जाता है
89 में। कब? 61वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा। 61वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 21 वर्ष से 18 वर्ष जो क्या है मतदाता या वयस्क मताधिकार की आयु को निर्धारित किया जाता है और वर्तमान समय में 18 वर्ष की हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है जो आपका क्या वयस्क मताधिकार है, इसके तर्क और वितर्क में जो आपसे क्या है पूछा जा सकता है, तो ये आपने थोड़ा सा देख लेना है, अदरवाइज ये आपका जो है ज्यादा आपको क्या है आने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे हमारे पास चैप्टर नंबर कौन सा 3 से, चैप्टर नंबर 3 से, और बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 5 ये यहाँ पे आपके लिए लगा हुआ है। तो यहाँ से हमारे पास कितना 5 मार्क्स के लिए आ रहा है, और 5 मार्क्स में हमारे पास 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स के आएगा और 1 क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में आएगा। एमसीक्यू की जैसे हमने बात की, तो यहाँ पे एक चीज और देख लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे क्या है निर्वाचन का जब भी हम बात करते हैं तो निर्वाचन का मतलब है जो आपके क्या इलेक्शंस होते हैं। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना, निर्वाचन का उल्लेख कहाँ किया गया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 324 में। अनुच्छेद नंबर 324 में निर्वाचन की बात की गई है, और इसको आपने ध्यान रखना भारतीय संविधान के भाग नंबर 15 में। भाग नंबर कौन सा है? 15। भाग नंबर 15 में भारतीय निर्वाचन आयोग की बात की गई है, निष्पक्ष फेयर एंड फ्री इलेक्शन की बात की गई है। तो यहाँ से आपका एमसीक्यू आ सकता है। निर्वाचन की अगर हम बात करते हैं तो आपने ध्यान रखना, निर्वाचन के लिए क्या होता है? निर्वाचन आयोग होता है, और जो निर्वाचन आयोग है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में। अब ध्यान रखना, जो हमारे पास क्या होता है नई दिल्ली, जो हमारे पास वर्तमान समय में निर्वाचन आयोग है या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, तो इसको संचालित कौन करता है? तो इसको ध्यान रखना, सबसे पहले इसकी स्थापना कब हुई है सर? 25 जनवरी 1950 को। और यहाँ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका आगे आने वाले एग्जाम के लिए भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 25 जनवरी क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। ये भी आपने ध्यान रखना। ठीक है, 25 जनवरी 1950 को क्या है जो भारतीय निर्वाचन आयोग है इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ? इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। और उस समय इसका क्या है, एक ही मुख्य चुनाव आयुक्त हुआ करता था। तो ये भी यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो निर्वाचन आयोग है इसका क्या है, एक कौन होता है? चुनाव आयुक्त होता है। और पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। ठीक है, और वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में आपने ध्यान रखना ज्ञानेश कुमार। तो यहाँ से भी आपके लिए क्वेश्चन आ सकता है ज्ञानेश कुमार। और इसके अलावा हमारे पास क्या है, अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग जो क्या है स्टेट इलेक्शन कमीशन हो सकते हैं या इलेक्शन कमीशन है, और जो आपका क्या है नेशनल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है, किसी इलेक्शन कंडक्ट करवाता है। तो जितने भी हमारे पास एमपी होते हैं, एमएलए होते हैं, इन सभी का इलेक्शन कौन कंडक्ट करवाता है? जो हमारे पास कौन होता है? नेशनल इलेक्शन कमीशन होता है। और जो लोकल बॉडीज होती है, लोकल गवर्नमेंट होती है, उसकी जो क्या है इलेक्शन है वो कौन करवाता है? तो उसका इलेक्शन करवाता है स्टेट इलेक्शन बोर्ड। ठीक है, जो आपका राज्यों के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपके जो क्वेश्चन है वो मोस्ट रेलेवेंट क्वेश्चन है, ये हमने आपको बता दिया। अब थोड़ा सा इसमें जो आपके लिए और क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ पर एक आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ये क्या बताता है? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, इसके अंतर्गत ये भी आपको 2 मार्क्स के लिए आ सकता है, अग्रता ही विजेता। तो ये आपके चैप्टर में है, अलग अलग टाइप सिलेक्शन के लिए। तो अग्रता ही विजेता से अभिप्राय है जिसके पास सबसे ज्यादा क्या होंगे मत होंगे, वही विजेता घोषित किया जाएगा। ठीक है, और एक दूसरा हमारे पास आता है आनुपातिक मत प्रणाली। तो इसमें अगर हम बात करते हैं जो अनुपातिक मत प्रणाली होती है, इसमें हमारे पास अनिवार्यता होती है कितनी? 51% जो आपका मत है वो प्राप्त होना चाहिए। और जो हमारे पास क्या होता है अग्रता ही विजेता है, इसमें कोई 51% की जो क्या है मैंडेट आपके पास लिमिट नहीं होती है। तो ये आपने यहाँ पे क्या है ध्यान रखना। अब अग्रता ही विजेता की हम देख लेते हैं A B C। मेरे पास 3 एप्लीकेंट है और कुल मेरे पास 10 वोट है। कुल मेरे पास कितने? 10 वोट है। A को मिल गए 4 वोट, बाकी को मिल गए 3 वोट। तो इसमें हमारे पास जो A है वो क्या हो जाएगा? विजेता घोषित किया जाएगा। लेकिन इसी संदर्भ में अगर मैं अनुपातिक मत प्रणाली लगाता हूं तो अनुपातिक मत प्रणाली या हेयर अनुपातिक मत प्रणाली भी इसको बोलते हैं। ठीक है, ये इसके 2 प्रकार है, एक लिस्ट सिस्टम आता है, एक आपका हेयर सिस्टम आता है। यहाँ पे देखिए बोलता है, तो यहाँ पे आपने एक चीज और ध्यान रखना, जो आपका क्या 51% वोट लाइक हम बात करें तो यहाँ पर जिस व्यक्ति के पास कितने होंगे 6 मत होंगे वही विजयी घोषित होगा। तो आपने ध्यान रखना, हमारे देश के अंतर्गत या हमारे देश में सबसे ज्यादा जो क्या है इलेक्शन है वो किस प्रणाली के तहत करवाए जाते हैं, किस सिस्टम के तहत करवाए जाते हैं? तो ध्यान रखना आपने हेयर अनुपातिक मत प्रणाली के द्वारा। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे ध्यान रखना, इसमें आपने ध्यान रखना चाहे प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है ना, इन सब जो आपकी क्या इलेक्शन है वो इसी सिस्टम के द्वारा यहाँ हमारे देश में जो है वो करवाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया चैप्टर नंबर कौन सा 3। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 यहाँ पे आपके हो गया है। ठीक है, चलो अगला हमारे पास चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमारे पास बात की गई है स्टेट एग्जीक्यूटिव, मतलब कार्यपालिका। ठीक है, अगला जो हमारे पास चैप्टर है उसमें क्या बात की गई है? कार्यपालिका की बात की गई है, केंद्र स्तर पर कार्यपालिका। ठीक है, चैप्टर नंबर जो आपका कौन सा 4 है, 4 चैप्टर में यहाँ पे बात की गई है कार्यपालिका की। कार्यपालिका की हम बात करते हैं तो यहाँ से हमारे पास कुल कितने प्रश्न आ रहे हैं? यहाँ से हमारे पास जो है एक एमसीक्यू आ रहा है और 2 हमारे 2 मार्क्स का है और टोटल 5 मार्क्स का यहाँ पे जो आपके क्या है सिलेबस है वो आ रहा है इस चैप्टर से। ठीक है, अब देखो सबसे पहले यहाँ पे बात करें कार्यपालिका की, तो हमें पता होना चाहिए सरकार के कुल कितने अंग होते हैं? कोई भी सरकार है उसके हमेशा कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। पहला अंग हमारे पास होता है विधानपालिका की जब हम बात करते हैं विधानपालिका की जब हम बात करते हैं तो इसमें इसके अंतर्गत जो आपका क्या आता है? जो विधि का निर्माण करता है। क्या आएगा? विधि का निर्माण। जो क्या करेगा? विधि का निर्माण करेगा। अब विधि के निर्माण की जब हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत कौन कौन आता है? इसके अंतर्गत आपने ध्यान रखना भारतीय संसद। ठीक है, भारतीय संसद किसके अंतर्गत आती है? भारतीय संसद आती है विधानपालिका के अंतर्गत। और इसके अलावा कौन सा आता है? राज्य विधानमंडल। ठीक है, राज्य विधानमंडल। तो राज्य विधानमंडल भी किसके अंतर्गत आती है? विधानपालिका के अंतर्गत आती है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन बना है वो कौन सा है? कार्यपालिका। अब कार्यपालिका क्या काम करती है? कार्यपालिका तो कार्यपालिका का जो महत्वपूर्ण कार्य होता है आपका विधि के द्वारा बनाए गए कार्य को क्या करना? एग्जीक्यूट करना या फिर लागू करना। मतलब विधि द्वारा निर्मित कानूनों का को लागू करना। ठीक है, लागू करना मतलब इंप्लीमेंट करना। तो ये हमारे पास किसके अंतर्गत आता है? कार्यपालिका के अंतर्गत आता है। और तीसरा सरकार का अंग होता है न्यायपालिका। तो ये भी हमारे पास क्या है? न्यायपालिका क्या करती है? विधि के द्वारा विधानपालिका के द्वारा बनाए गए जो आपके कानून हो गए और कार्यपालिका के द्वारा लागू किए गए कानूनों को क्या करती है? जो न्यायपालिका उसकी समीक्षा करती है कि क्या जो विधि द्वारा और कार्यपालिका के द्वारा लागू किए गए कानून है क्या वो सही है या लोगों के हित में नहीं है। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे क्या है महत्वपूर्ण रूप से आपने क्या है ध्यान रखना। अब चैप्टर पे हम डायरेक्ट आ जाते हैं, चैप्टर के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा जो आपके चैप्टर में लगा हुआ कौन सा है? सरकार का दूसरा अंग यहाँ पे हमारे को देखने को मिलता है। ठीक है, दूसरा अंग का मतलब है दूसरा अंग कौन सा हमारे को देखने को मिलता है? तो दूसरे अंग के अंतर्गत हम बात करते हैं जो सरकार का दूसरा अंग है वो कौन सा है? ठीक है, दूसरा अंग है कार्यपालिका। तो सबसे पहले हम देखते हैं
कार्यपालिका कि हम कार्यपालिका बोलते किसे हैं, कार्यपालिका क्या काम करती है। तो जैसे हमने बात की जो विधि के द्वारा या विधानपालिका के द्वारा बनाए गए क्या हो गए कानून हो गए उसको लागू करते हैं, किसके द्वारा लागू किए जाते हैं, कार्यपालिका के द्वारा। ठीक है, अब हम देखते हैं कार्यपालिका के प्रकार कि कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है। तो आपने देख लेना पूरी दुनिया भर में या पूरी दुनिया के देश में जो कार्यपालिका दो प्रकार से हमारे को देखने को मिलती है। एक होती है अध्यक्षात्मक में क्या बात करते हैं, अध्यक्षात्मक में जो हमारे पास क्या होती है कार्यपालिका होती है वो इंटर इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है, स्वतंत्र होती है। और दूसरी हमारे पास क्या होती है संसदीय कार्यपालिका। संसदीय कार्यपालिका में यहाँ पर दो रूप देखने को मिलते हैं। एक हमारे पास क्या आता है नाममात्र या फिर इसको बोलते हैं संवैधानिक पद के अनुसार, और दूसरा हमारे पास क्या आता है रियल या फिर इसको बोलते हैं वास्तविक। ठीक है, वास्तविक। तो ये हम आपने यहाँ पे ध्यान रखना। और इसके अलावा जो अध्यक्षात्मक होता है वहां पर जो शक्तियों का है वो क्या किया जाता है, केंद्रण किया जाता है, जबकि संसद में शक्तियों का क्या किया जाता है, विकेंद्रण किया जाता है। मतलब शक्ति जो आपकी क्या है वो डिवाइड की जाएगी अलग अलग भागों में। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे क्या है ध्यान रखना। अब इस चैप्टर से भी हमारे पास जो आ रहा है चैप्टर नंबर 5 यहाँ से आगे निकल रहा है 5 मार्क्स के लिए डायरेक्ट एक क्वेश्चन आ रहा है। तो आपसे पूछ सकता है, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कार्यपालिका किसे कहते हैं, कार्यपालिका के प्रकारों का वर्णन करें। तो मूलतः आपकी जो कार्यपालिका है वो परिभाषा में समझ ली। उसके बाद इसकी क्या है दो रूप है। और इसके अलावा आपके क्या होते हैं, कुछ में हम देखते हैं अर्ध जो आपके क्या आएंगे अर्ध अध्यक्षात्मक, कुछ में आएंगे अर्ध संसदीय, है ना, मतलब मिक्सचर होंगे। तो और दूसरा आपने ध्यान रखना जो अध्यक्षात्मक सरकार है इसका सबसे महत्वपूर्ण अध्यक्षात्मक कार्यपालिका, तो इसका सबसे महत्वपूर्ण जो आपका क्या है उदाहरण है वो क्या ध्यान रखना, यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका, वहां पर क्या देखने को मिलता है जो अध्यक्षात्मक कार्यपालिका उसका स्वरूप देखने को मिलता है। वहीं जो आपका क्या है संसदीय सरकार है उसमें हम ध्यान रख सकते हैं इंडिया। अपने इंडिया में आपके पास क्या एक नॉमिनल हेड होता है, एक हमारे पास कौन सा होता है कॉन्स्टिट्यूशनल हेड देखने को मिलता है। तो ये भी आपने यहाँ पे क्या है ध्यान रख लेना। अब देखो ये स्वरूप हमने पढ़ लिया और ये हमने प्रकार को अच्छे से देख लिया है। इसके अलावा भी आपकी जो बुक में है, आपकी बुक में अलग अलग प्रकार से बताया गया। जैसे एक पहला प्रकार आपके पास बताया वास्तविक और नाममात्र। तो वास्तविक और नाममात्र किसका रूप प्रकार था, ये आपका संसदीय सरकार का प्रारूप देखने को मिलता है। और दूसरा आपके पास बताया एकल और बहुल। एकल और बहुल का मतलब है एक स्वरूप की जो कार्यपालिका वहां पर क्या होगा, एक राजा एक प्रतिनिधि के द्वारा ही पूरे निर्णय लिए जाएंगे और फिर लोगों तक पहुंचाया जाएगा, जनता तक पहुंचाएगा। जबकि बहुल में क्या है बहुत सारे जो आपके क्या होते हैं जनता के प्रतिनिधि होते हैं उनके द्वारा ये क्या है स्वरूप है या उनके द्वारा जो निर्णय लोगों के तक पहुंचाए जाते हैं। इसके अलावा तीसरा रूप इन्होंने वही बताया आपका संसदीय और अध्यक्षात्मक, जो हमने अभी अच्छे से कहा। पैतृक और निर्वाचित, पैतृक का मतलब है जहां पर पिता का बेटा ही या फिर राजा का संतान ही राजा बनेगा, तो ये पैतृक स्वरूप में देखने को मिलता है। और इसके अलावा इसके भिन्न में कौन सा आता है निर्वाचित। निर्वाचित में क्या आता है जिसमें जनता के द्वारा जो है आपका क्या है मतलब राजनेता है या फिर आपका व्यक्ति है उसको चुनकर भेजा जाता है। तो ये आपने यहाँ पे क्या है ध्यान रखना। चलो इसके बाद डायरेक्ट ये आपका 5 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकता है। तो क्या क्वेश्चन आएगा, कार्यपालिका किसे कहते हैं, कार्यपालिका के भिन्न भिन्न प्रकारों का विस्तार से वर्णन करें। पहला क्वेश्चन यहाँ पर 5 मार्क्स के आ सकता है। दूसरा प्रश्न आपका 5 नंबर के लिए कौन सा आ सकता है, संसदीय प्रणाली की विशेषता का वर्णन करें। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है, संसदीय प्रणाली की विशेषता का वर्णन करें। तो जब भी हम संसदीय प्रणाली की विशेषता की बात करेंगे तो सबसे पहले हमने यहाँ पे बात की जो हमारे पास क्या होगी संसदीय सरकार होगी या संसदीय कार्यपालिका होगी, उसकी क्या क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं होंगी। तो सबसे पहली विशेषता क्या है, नाममात्र मुखिया, नॉमिनल हेड। अब देखो जहाँ पे भी पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा वहाँ पे हम एक चीज देखते हैं क्या चीज सबसे महत्वपूर्ण होती है, वहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण होती है सरकार का जो क्या होगा मुखिया होगा वो क्या होता है नॉमिनल हेड देखने को मिलता है, मतलब संवैधानिक मुखिया। जो भारत की बात करते हैं, भारत का एग्जांपल ले लेते हैं, तो भारत में जितने भी काम काज है वो किसके नाम पे किए जाते हैं, राष्ट्रपति के नाम पे संवैधानिक पद के अनुसार। लेकिन वो देश के अंदर क्या है नाममात्र मुखिया होता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर जो वास्तविक स्वरूप है वो किसके पास होता है, जो आपकी क्या होगी केंद्रीय मंत्रिपरिषद होगी और देश का प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, तो ये क्या है पहला कि नॉमिनल हेड या नाममात्र मुखिया। दूसरा क्या है राजनीतिक एकता। राजनीतिक एकता की जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है भिन्न भिन्न दलों के द्वारा जो है सरकार का निर्माण किया जाता है और सरकार को संचालित किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा भारत के प्रेजेंट टाइम में हम बात करें तो हमारे पास क्या है एनडीए गवर्नमेंट बनी हुई है। एनडीए गवर्नमेंट के बहुत सारे आपके क्या है रीजनल पार्टीज है, अन्य दल है जिनकी सहायता से एनडीए बना हुआ है ना। तो ये भी आपने ध्यान रखना। जैसे दूसरी तरफ हमारे पास यूपीए, तो मतलब ये पार्टियों का क्या होता है संगठन होता है, इसमें बहुत सारे दल एकत्रित होते हैं और बहुत सारे दलों के द्वारा अलग अलग जो आपकी क्या सरकार है वो बनाई जाती है। तीसरा क्या होता है सामूहिक उत्तरदायित्व। सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब है कि यहाँ पर कार्यपालिका और विधानपालिका दोनों एक दूसरे के प्रति क्या होते हैं अंतर निश्चित होते हैं या अंतर विरोधी होते हैं। क्यों, क्योंकि यदि आपकी क्या है जो कार्यपालिका कहीं विधान का योग देखने को मिलते हैं। अगर विधानपालिका कार्यपालिका के लिए नियमित रूप से कानून नहीं बनाएगी, कानून को नहीं लाएगी, तो जो आपकी क्या होगी कार्यपालिका होगी या जो आपकी संसदीय सरकार होगी वो उसे लागू नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे ध्यान रखना। संसद की सर्वोच्चता, तो ये सबसे महत्वपूर्ण होगा। किसी भी देश की जो संसद होगी उसकी क्या मानी जाएगी, सर्वोच्चता मानी जाएगी, संविधान की सर्वोच्चता मानी जाएगी, संसद की सर्वोच्चता मानी जाएगी। तीसरी इसकी अगली जो महत्वपूर्ण विशेषता है क्या है प्रधानमंत्री का नेतृत्व। तो जो सत्ता दल का नेता होता है वो प्रधानमंत्री बनता है और उसी के नेतृत्व में सरकार का क्या संचालन किया जाता है। इसके अलावा क्या होता है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का मतलब कोई भी जो आपका किसी भी दल का जो नेता होता है, किसी भी दल का जो आपका व्यक्ति होता है वो अलग अलग स्वरूपों में यहाँ पे क्या देखने को मिलता है अपने जो क्या होती है राजनीतिक इकाई होती है, राजनीतिक क्षेत्र होते हैं उसके लिए व्यक्तिगत तौर से भी और सामूहिक तौर से भी क्या होता है उत्तरदायी होता है। तो ये आपका दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनने वाला 5 नंबर के लिए। तो इन दो में से एक आ सकता है। या फिर अगला सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न आपके लिए और इस प्रश्न के आने के बहुत ज्यादा चांस है, भारत में संसदीय प्रणाली अपनाने के कारण। तो भारत की बात कर लेते हैं, भारत में संसदीय शासन प्रणाली को क्यों अपनाया गया, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्यों अपनाया गया, क्योंकि भारत की अगर हम बात करते हैं तो 33 विश्व का देश है और यहाँ पर जो आपकी क्या है अलग अलग दलों के लोग अलग अलग भाषा और अलग अलग जो आपकी क्या होती है संस्कृति है उसके लोग यहाँ पे देखने को मिलते हैं और अलग अलग स्वरूप में यहाँ के जो देशों के यहाँ का जो क्या संविधान है उसको प्रारूप बनाया गया था। लेकिन यहाँ पर जो अपने आप में जब हम आजाद हुए उस समय भी हमारे पास लगभग 18 करोड़ की आबादी की जनसंख्या थी। तो इसको नियमित रूप से संचालित करने के लिए उनको सभी प्रकार की सुख सुविधाएं संचालित करने के लिए हमने क्या किया, जो भारत में वो संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया। इसमें सबसे पहला तथ्य यहाँ पे दिया है संसदीय प्रणाली का अनुभव। अब देखो संसदीय प्रणाली का अनुभव जब हम बात करते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो हमने कहां से इसको गेन किया है, कहां से लिया है, तो इंग्लैंड से लिया। अब देखो इससे पहले भारत पे इंग्लैंड का क्या था मतलब शासन था, इंग्लैंड के द्वारा भारत पे क्या शासन किया जा रहा था। तो इस वजह से जितने भी हमारे राजनेता थे, जितने भी हमारे पास राजनीतिक अधिकारी थे, उन सभी को क्या है संसदीय शासन प्रणाली का अनुभव था। ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या है संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पे बताया यह प्रणाली अधिक लोकतंत्रात्मक है। मतलब जो हमारे पास क्या है संसदीय शासन प्रणाली ये अधिक लोकतंत्रात्मक है। क्यों अधिक लोकतंत्रात्मक है, क्योंकि यहाँ पर सरकार के जो भी निर्णय होते हैं वहाँ पर सभी जो क्या है वाद विवाद के माध्यम से ही कानून को बनाया जाता है और उसको लागू किया जाता है। इसलिए यहाँ पर क्या है लोकतंत्रात्मक जो स्वतंत्रता है बहुत ज्यादा यहाँ पे देखने को मिलती है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण जो आपका क्या कारण है वो है उत्तरदायी सरकार। उत्तरदायी सरकार क्यों होती है, क्योंकि जो यहाँ पे व्यक्ति होते हैं जो भी राजनेता होते हैं वो एक तो व्यक्तिगत रूप से दूसरा सामूहिक रूप से एक दूसरे के प्रति क्या होते हैं उत्तरदायी होते हैं। और इसी स्वरूप को हमने देखते हुए भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाने का क्या है प्रकार है वो प्रारंभ किया था। विधानपालिका और कार्यपालिका में क्या सहयोग, तो अगला ये महत्वपूर्ण पॉइंट है विधानपालिका और कार्यपालिका में महत्वपूर्ण सहयोग या सहयोग। ठीक है, हम कह सकते हैं। तो आपने देखा होगा यहाँ पे जैसे मैंने बात की जो सदस्य हमारे पास किसमें देखने को मिलते हैं विधानपालिका में देखने को मिलते हैं। मतलब जो आपकी क्या संसद है
राज्यसभा लोकसभा वो भी किससे बनती है, हमारी सरकार से ही बनती है, हमारे देश के राष्ट्रपति से बनती है, हमारे देश के प्रधानमंत्री से बनती है, उन्हीं से ये आपकी क्या सदन बनता है और उन्हीं से हमारे पास क्या निकल के आती है जो आपकी कार्यपालिका है। अब जैसे कार्यपालिका में है भी कौन हमारे पास, देश का राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, मंत्रिपरिषद है ना, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, ये सब लोग इसके अंतर्गत आते हैं। तो यही स्वरूप यहाँ पे क्या है बताया हुआ। अगला है लचीली सरकार, फ्लेक्सिबल गवर्नमेंट। अब अगर हम बात करें तो बहुत सारे हमारे इस तरह के निर्णय, इस तरह के डिसीजन होते हैं जिसमें साधारण बहुमत से आपका क्या है किसी बिल को है वो पास किया जा सकता है। और बहुत सारे हमारे पास क्या देखने को मिलते हैं, कठोर जो आपके बिल है वो भी देखने को मिलते हैं। और आखिरी हमारा लास्ट पॉइंट होगा वो क्या है, सभी देशी रियासतों को एकत्रित करने में सहयोगी। तो जो संसदीय शासन प्रणाली थी वो सभी जो आपकी क्या थी, मतलब देशी रियासतें थी, क्योंकि जब हम आजाद हो गए थे तो उस समय हमारे पास 565 आपकी क्या थी, देशी रियासतें थी, जिनके माध्यम से हमारा क्या है, एक संपूर्ण भारत बना हुआ है। तो इनको एकत्रित करने में, इनको एक साथ संगठित करने में ये क्या है, सब महत्वपूर्ण रही है। ठीक है, चलिए फिर अगली हम बात करते हैं। अब डायरेक्ट जो आपके लिए क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है और 5 नंबर के लिए ये 3 क्वेश्चन में से इनके आने के चांस है। इसके अलावा भी क्योंकि चैप्टर अपने आप में आपका क्या है, बहुत ज्यादा लंबा है। तो यहाँ पे हम देखने वाले सबसे महत्वपूर्ण कि जो आपकी क्या है कार्यपालिका उसमें आता कौन कौन। तो सबसे पहले हमारे पास आता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की जब भी हम बात करते हैं तो आपने ध्यान रखना अनुच्छेद नंबर 52 से कितना है, 62 तक, मतलब अनुच्छेद नंबर 52 से 62 तक भारतीय राष्ट्रपति की जो कार्यशैली है उसका वर्णन किया गया है। दूसरा हमारे पास आएगा उपराष्ट्रपति, और तीसरा हमारे पास आएगा प्रधानमंत्री, और चौथा इसमें हमारे पास क्या आता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इसमें आएगा, और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, केजीआई इसको हम बोलते हैं। और इसके अलावा हमारे पास क्या आता है, कैग, कंट्रोलर ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया। तो ये सब हमारे जो है कहां देखने को मिलते हैं, जो हमारे पास क्या संघ की कार्यपालिका होती है उसके अंतर्गत देखने को ये मिलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति जो हमारे होते हैं वो देश के संवैधानिक मुखिया होते हैं। ठीक है, देश के संवैधानिक मुखिया या इनको क्या बोलते हैं, नामक मुखिया भी इनको बोलते हैं। ठीक है, तो अब अगर राष्ट्रपति बनना कौन चाहता है, क्योंकि आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताओं एवं राष्ट्रपति के कार्यों और कर्तव्यों का वर्णन करें। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे ध्यान रखना। तो यहाँ पे आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि राष्ट्रपति बनेगा कौन, जिसमें आपने ध्यान रखना भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, है ना। इसके अलावा दोनों सदनों मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में की सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। इसके अलावा किसी संस्था या किसी निकाय के द्वारा पागल या दिवालिया घोषित न किया गया हो, है ना, उस व्यक्ति को हम क्या बना सकते हैं, देश का राष्ट्रपति बना सकते हैं। इसके अलावा भी भारतीय निर्वाचन आयोग की कुछ शर्तें होती है, जैसे आपकी क्या है, जब आप निर्वाचन लड़ रहे हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए, कम से कम 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक होने चाहिए। और इसके अलावा भी हमारे पास क्या होना चाहिए, 15,000 रुपए जमानत राशि आपकी क्या है, जमा करवाई जाती है। और यदि आप 1/6 का मतलब अगर हम बात करते हैं तो लगभग ये हमारा कितना आ जाएगा, कितना प्रतिशत आ जाता है, 1/6 का मतलब है 15-16% आपका क्या है, बहुमत आप प्राप्त नहीं करते तो उस केस में आपकी जो जमानत राशि क्या की जाती है, सब की जाती है। तो ये कुछ योग्यताएं होती है भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं निर्वाचन का, इनका निर्वाचन किस रूप से होता है, इनका जो इलेक्शनों किस रूप से होता है, तो आपने ध्यान रखना जो भारतीय जो आपका क्या होता है राष्ट्रपति है, इसका निर्वाचन जो है कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से होता है या फिर इलेक्टोरल कॉलेज इसलिए बनाया जाता है। इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन आता है, तो आपने ध्यान रखना लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा, राज्य विधान परिषद के जितने भी चुने हुए प्रतिनिधि होंगे वो इसमें भाग लेते हैं और वो मतदान करते हैं। और जो मतदान आपका चुनाव है किस प्रक्रिया के माध्यम से होगा, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली या फिर इसको बोलते हैं हेयर अनुपातिक मत प्रणाली के द्वारा यहाँ पे क्या है चुनाव का जो आपका क्या प्रयोग है वो किया जाता है। लेकिन आपने ध्यान रखना जो विधायक दल होगा और जो आपका संसद दल होगा उन दोनों का जो क्या है बहुमत मूल्य वो अलग अलग होगा। विधायक दल का बहुमत मूल्य जो है संसद के बहुमत मूल्य से आपका अधिक नहीं जाना चाहिए। अगर संसद के मत मूल्य से विधायक का मत मूल्य ऊपर जा रहा है तो इस केस में क्या होता है, आपका जो चुनाव है उसमें क्या है जांच पड़ताल की जाती है। अगर राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई भी विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उस केस में सीधा इसका निर्णय कौन देता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया या फिर जो हमारे पास क्या होते हैं न्यायपालिका होती है उसके द्वारा इसका क्या है निर्णय दिया जाता है। तो ये चीजें आपके लिए क्या है महत्वपूर्ण हो जाती है। अब इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो आपका 5 नंबर के यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है या प्रश्न आ सकता है वो आपने यहाँ पे ध्यान रखना कि राष्ट्रपति को मतलब शपथ कौन दिलाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वैसे तो इसमें है नहीं कहीं, अगर कहीं गलती से एमसीक्यू बन जाता तो जो क्या होता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है उसके द्वारा क्या है शपथ दिलाई जाती है। और अगर राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देगा, तो राष्ट्रपति को। तो ये फैक्ट आपने कुछ क्या है ध्यान रखना है। सैलरी एंड अलाउंसेस की अगर हम बात करते हैं मतलब वेतन और भत्ते की अगर हम बात करते हैं तो वेतन और भत्ते जो है आपके वो अनुसूची नंबर 3 के अंतर्गत दिए जाते हैं। और इसके अंतर्गत जब हम बात करते हैं अनुसूची नंबर 3 के अंतर्गत तो इसमें आपने एक चीज और ध्यान रखना कि जो भारत का राष्ट्रपति है उसका क्या है वर्तमान समय में वेतन कितना है, तो 5 लाख रुपए। तो ये भी आपने यहाँ पे क्या है कुछ कॉन्सेप्ट्स है ये आपने यहाँ पे क्या करने हैं ध्यान रखने हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आने वाला है उसमें हम पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य, कि भारतीय राष्ट्रपति की क्या क्या शक्ति और कार्य है। तो हम पढ़ रहे थे नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक था इसमें हम पढ़ रहे थे राष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं राष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य की, यहाँ पे हम जब भी देखते हैं राष्ट्रपति को हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य, यहाँ से आपका डायरेक्ट 5 नंबर के लिए जो प्रश्न आ रहा है तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है कार्यकारी संबंधी शक्तियां। अब कार्यकारी संबंधी शक्तियों की जब भी हम बात करते हैं कार्यकारी संबंधी शक्तियां कार्यकारी संबंधी शक्तियों की जब भी हम बात करते हैं इसके अंतर्गत जितने भी हमारे पास देश के अंदर नियुक्तियां होती है, जितने भी कार्यों से संबंधित मतलब जितने भी संवैधानिक पद है उनकी नियुक्तियां हो गई, संवैधानिक पदाधिकारियों की नियुक्तियां हो गई, या इसके अलावा जो हमारे पास नियम बनाने की प्रक्रिया वो सभी किसके अंतर्गत आती है, कार्यकारी शक्तियों के अंतर्गत आती है। दूसरी हमारे पास कौन सी होती है, वैधानिक शक्तियां। वैधानिक शक्तियों की जब भी हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है हमारे पास जो विधि का विधान है या अर्थात जो आपका विधान बनाया जाता है विधान पालिका के द्वारा, उसमें भी अहम रोल भारत के राष्ट्रपति का होता है। और भारत के राष्ट्रपति के अभिभाषण से ही कोई भी सेशन का शुरुआत की जाती है और किसी भी सेशन को समाप्त किया जाता है। तो इस पर्पज से इस उद्देश्य से ही हम देखते हैं कि जो वैधानिक शक्तियां वो किसके अंतर्गत आती है, जो आपका राष्ट्रपति की शक्ति के अंतर्गत ये भी आता है। इसके अलावा आपने और ध्यान रखना सैनिक शक्तियां। सैनिक शक्तियों की जब भी हम बात करते हैं तो आपने देखा होगा तीनों सेनाओं का जो प्रधान सर्वोच्च या प्रधान सेनापति
होता है वो कौन होता है हमारे पास, देश का राष्ट्रपति होता है। तीनों सेनाओं का मतलब है थल, जल और आपकी वायु। इसके अलावा जो भी आपके सैनिक संगठन है उन सभी को कौन कंट्रोल करता है, कौन संचालित करता है, तो देश का राष्ट्रपति इसको भी संचालित करता है। इसके अलावा आपने देखा होगा जो राष्ट्रपति की क्या होती है, वित्त संबंधी शक्तियां। वित्त संबंधी शक्तियां की अगर हम बात करते हैं तो जब हमारे पास लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, लोकसभा जब हमारे पास नहीं चल रही होती तो उस केस में वित्तीय शक्तियां आकस्मिक निधि के माध्यम से राष्ट्रपति के द्वारा इसको क्या है, संचालित किया जाता है। तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं देखने को मिलती है। इसके अलावा हमारे पास क्या है, राजनयिक शक्ति। राजनयिक शक्ति की जब भी हम बात करते हैं तो यहाँ पर किसी भी देश के अंतर्गत जो भी हमारे डिप्लोमेट्स होते हैं वो किसके नाम पर काम करते हैं या किसके नाम पर सिग्नेचर किए जाते हैं, तो जो देश का क्या होता है, राष्ट्रपति होता है, उसके नाम पर ही सारे घोषणाएं, सारे कामकाज जो है वो किए जाते हैं। तो ये राजनयिक शक्ति के अंतर्गत आती है। और सबसे महत्वपूर्ण हमारे पास आते हैं कौन सी, जो हमारे पास होता है इमरजेंसी पावर। इमरजेंसी पावर की जब भी हम बात करते हैं 352, 56 और 360 के अंतर्गत आती है, तो 60 के अंतर्गत आती है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण हमारे पास शक्तियां देखने को मिलती है। 352 में हम बात करते हैं राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में हम बात करते हैं राज्यों में आपातकाल और 360 में हम बात करते हैं जो आपका क्या होता है, वित्तीय आपातकाल होता है। तो इस सभी जो जितनी भी आपकी इमरजेंसी पावर होती है इस पे किसका कंट्रोल होता है, देश के राष्ट्रपति का जो है वो कंट्रोल होता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण जो आपकी क्या है, शक्तियां होती है और यही कार्य होते हैं किसके, देश के राष्ट्रपति के कार्य देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आपने ध्यान रखना है, वैसे 5 नंबर पे ये कहीं भी पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपसे पूछा जाए कि देश के राष्ट्रपति को उसके पद से किन किन कारणों से हटाया जा सकता है, तो ये भी महत्वपूर्ण आपके लिए टॉपिक बना हुआ है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है, जो देश का राष्ट्रपति होता है उसको जो है उसके पद से इम्पीचमेंट द्वारा, मतलब महाभियोग के द्वारा, अनुच्छेद नंबर 61 के अंतर्गत जो है देश के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है, महाभियोग को संचालित किया जा सकता है। तो ये भी आपने ध्यान रखना। और अगला सबसे महत्वपूर्ण जो है क्या है, आकस्मिक मृत्यु हो गई या फिर कोई देश के संविधान में किसी भी प्रकार का ऐसा व्यवहार देश के राष्ट्रपति के द्वारा किया जा रहा है जो विधि के अनुसार नहीं, सही दिशा में नहीं है, तो उस संदर्भ में जो है देश के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया भी जा सकता है। अब दूसरा सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है, देश के राष्ट्रपति की स्थिति क्या है। तो ये 5 नंबर के लिए तो नहीं बनता है, लेकिन 1-2 नंबर के लिए तो ये आपने ध्यान रखना। अगर हम बात करें देश के राष्ट्रपति की स्थिति की, तो देश का राष्ट्रपति कहीं न कहीं संवैधानिक मुख्य होता है और इसकी जो क्या है स्थिति है वो एक संवैधानिक स्वरूप के अनुसार संगठन के रूप में देखने को मिलती है और सशक्त देखने को मिलती है, क्योंकि जब भी विधि का निर्माण किया जाता है तो उसमें भी राष्ट्रपति का अहम रोल होता है, जब उसको क्रियान्वित किया जाता है उसमें भी अहम रोल होता है, और जब भी उस पर न्यायिक समीक्षा की जाती है तो उसमें भी अहम रोल देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं जो आपका देश का राष्ट्रपति है वो अत्यधिक महत्वपूर्ण देखने को मिलता है। अगला हमारे पास टॉपिक है, वैसे यहाँ से 5 नंबर के लिए आपका क्वेश्चन नहीं आएगा उपराष्ट्रपति, क्योंकि उपराष्ट्रपति का कोई इतना महत्वपूर्ण रोल इसके अंतर्गत नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पर क्या है ध्यान रख लेना। अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो हमारे पास आएगा मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री। जब भी हम बात करते हैं मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री की, जो हमारे पास सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहले आपसे पूछ सकता है कॉम्पोजिशन ऑफ मिनिस्टर्स या फिर कॉम्पोजिशन ऑफ काउंसिल मिनिस्टर्स। जो भी हमारे पास क्या होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है, इनकी जो क्या है संरचना किस प्रकार से की जाती है, तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण आपने ध्यान रखना है, जब भी हमारे पास क्या होता है मंत्री परिषद जो होता है, मंत्रिमंडल जो होता है, मंत्री परिषद होता है, उसमें ध्यान रखना 3 प्रकार के हमारे पास क्या होते हैं, मंत्री होते हैं। 3 प्रकार के मंत्री कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले हमारे पास आता है कौन सा, कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री इनको क्या है आपका, इनको किचन कैबिनेट भी कहा जाता है। किचन कैबिनेट क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत जब हम बात करते हैं तो वह अहम विषय रखे जाते हैं जो केंद्र सरकार के नियंत्रण में और सर्वोच्च पर होते हैं। और दूसरे हमारे पास क्या कौन से होते हैं, इंडिपेंडेंट मिनिस्टर्स, स्वतंत्र मंत्री इनको बोलते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट मिनिस्टर्स, स्वतंत्र मंत्री। स्वतंत्र मंत्री, स्वतंत्र मंत्री वे मंत्री होते हैं जिनके पास राज्यों का स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है और ये कैबिनेट मंत्रियों की हेल्प करते हैं, कैबिनेट मंत्रियों की जो है वो सहायता के लिए बनाए गए होते हैं। और तीसरे हमारे पास होते हैं उप मंत्री। उप मंत्री वे मंत्री होते हैं जो कैबिनेट मंत्री और जो आपके स्वतंत्र राज्य प्रभारी मंत्री होते हैं उनकी सहायता के लिए बनाए जाते हैं। तो इन 3 प्रकार के जो क्या है मंत्री है वो हमारी मंत्री परिषद के अंतर्गत देखने को मिलता है। और कैबिनेट मंत्री की अगर हम बात करते हैं तो कैबिनेट मंत्री में हमारे पास मैक्सिमम 12 से
20 लोग आते हैं, ये आपने यहाँ पे ध्यान रखना, 12 से 20 लोग यहाँ पे आते हैं। और जो आपके सबसे ज्यादा मंत्री है वो कहाँ पे देखने को मिलते हैं, जो आपका क्या होता है स्वतंत्र मंत्रालय होता है, यहाँ पे देखने को मिलते हैं। लेकिन इसके महत्वपूर्ण आपने एक चीज और ध्यान रखना है, जो आपके क्या होते हैं मिनिस्टर्स होते हैं, जितने भी हमारे पास क्या है मंत्रिमंडल होता है, मंत्री मंडल के अंतर्गत जब भी हम बात करते हैं तो इसमें आपके कितने होने चाहिए, मिनिमम जो आपके क्या है हमारी मतलब कुल जो लोकसभा की सीट्स है उसके 15% में से आपके 15% जो व्यक्ति है वो क्या बनाए जाएंगे, जो आपके क्या होते हैं मंत्रालय होते हैं, जो मंत्री परिषद होते हैं, उसका भाग एक क्या है ऐड किया जाता है। ठीक है, तो ये चीजें आपने ध्यान रखना। और ऐसा प्रावधान कब किया गया, 1993 में भारतीय संसद में विधि का निर्माण बनाने के बावजूद। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे क्या है ध्यान रखना। दूसरा प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण जो आपका 5 नंबर के लिए बन सकता है, ये थोड़ा सा मैं आपको ऐसे बता दिया क्योंकि आपके लिए बेसिक नॉलेज है, आपको पता होनी चाहिए। अगला जो 5 नंबर के लिए प्रश्न बन सकता है वो आपके लिए क्या है, मंत्रिमंडल की विशेषताएं, मंत्रिमंडल की मुख्य विशेषताएं। तो मंत्रिमंडल की मुख्य विशेषताएं क्या क्या होती हैं, तो पहली विशेषता इसमें हम देखते हैं राष्ट्रपति मंत्रिमंडल से बाहर रहता है, सबसे पहली विशेषता। क्योंकि अगर जब भी हम बात करें मंत्रिमंडल, तो मंत्रिमंडल के अंतर्गत कौन होता है, जो क्या होगा सत्ता दल का नेता होता है वो मुख्य माना जाता है, लेकिन जो देश का राष्ट्रपति है वो इस दल से बाहर होता है। बाहर क्यों होता है, क्योंकि वो संवैधानिक मुखिया होता है, संवैधानिक प्रभारी होता है, इस प्रकार से वो उस दल से बाहर होता है। दूसरा आपने ध्यान रखना सामूहिक उत्तरदायित्व। सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब है जितने भी हमारे पास क्या होते हैं मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं वही कहीं ना कहीं संसद के भी सदस्य होते हैं। तो इस प्रकार से वो क्या है एक दूसरे के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व उनके पास होता है। सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब है कि वह लोकसभा राज्यसभा जिस भी सदन के सदस्य है वो उस सदस्यता के प्रति, और दूसरा क्या है मंत्री पद के प्रति वो क्या है सामूहिक उत्तरदायित्व देखने को मिलते हैं। राजनीतिक एकरूपता, तो राजनीतिक एकरूपता से आपका अभिप्राय है कि वहां पर क्या है आपकी पॉलिटिकली यूनिटी देखने को मिलेगी। क्यों, क्योंकि हम देखते हैं कि अत्यधिक जो आपका क्या है राजनीतिक दलों में या राजनीतिक दलों के भीतर जो है वो मतभेद देखने को मिलता है, और वो मतभेद आपका किसके द्वारा खत्म किया जाता है, जो आपका क्या होता है राजनीतिक एकरूपता होती है, जिसमें सभी धर्म सभी जाति सभी संप्रदाय के लोगों को क्या किया जाता है एकत्रित किया जाता है। संसद के प्रति उत्तरदायित्व, तो संसद के प्रति उत्तरदायित्व ये मैंने आपको बता दिया। प्रधानमंत्री की प्रमुखता ये भी यहाँ पे देखने को मिलेगी। और गोपनीयता का सिद्धांत, गोपनीयता का सिद्धांत का मतलब है कि वो अपने प्रति यानी कि व्यक्तिगत स्वरूप से क्या है उत्तरदायी होता है। और मंत्री दोनों पदों पर बैठ सकता है, मंत्री जो हमारे होते हैं वो दोनों सदनों में बैठ सकता है, दोनों सदनों में बैठ सकता है। मतलब जो हमारे पास मंत्री होगा, चाहे आपका कैबिनेट मिनिस्टर है, चाहे आपका इंडिपेंडेंट मिनिस्टर है, या आपके पास डिप्यूटी मिनिस्टर है, वो लोकसभा राज्यसभा किसी भी सदन में बैठ सकता है। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे क्या है ध्यान रख लेना है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे मंत्रिमंडल के कार्य। ये हमने पढ़ी विशेषताएं, क्योंकि ये जॉइंट क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो कार्य क्या क्या होते हैं, तो पहला कार्य है नीति निर्माण। नीति निर्माण मतलब जो आपकी क्या होती है पॉलिसीज होती है उसका क्या किया जाता है फॉर्मेशन किया जाता है, निर्माण किया जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है प्रशासनिक कार्य। प्रशासनिक कार्य की जब भी हम बात करते हैं तो देश के अंदर या क्षेत्र के अंदर जो भी आपका क्या है संचालन है वो किसके द्वारा किया जाता है, प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा किया जाता है। और प्रशासनिक अधिकारी किसके तहत काम करते हैं, किसके नियंत्रण में काम करते हैं, जो हमारे पास मंत्रालय होते हैं, मिनिस्ट्री होती है। ठीक है, अगला क्या है विदेश नीति को बनाना। तो जितनी भी हमारे पास क्या फॉरेन पॉलिसी होती है, विदेश नीति होती है, उनका निर्माण कौन करता है, जो हमारे पास क्या होता है मंत्रिमंडल होता है, उसके द्वारा ये क्या है निर्माण किया जाता है। इसके अलावा कुछ वैधानिक कार्य होते हैं, वित्तीय कार्य होते हैं, और बहुत सारे कार्य इसके अंतर्गत देखने को मिलते हैं। तो ये आज का हमारे पास महत्वपूर्ण टॉपिक था। और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमने बात की चैप्टर वाइज जो हमारे पास क्वेश्चंस है वो हमने पढ़े, और अकॉर्डिंग टू चैप्टर कंपाइलेशन ये मोस्ट रेलिवेंट क्वेश्चंस थे जो हमने आज पढ़े, और यही आपके एनुअल एग्जाम में आने वाले हैं, और 100% यहाँ से आपके क्वेश्चन आएंगे। तो आज हमने फर्स्ट डे था, और फर्स्ट डे में हमने फर्स्ट 5 चैप्टर को रिवाइज किया, फर्स्ट 5 चैप्टर्स को कंपाइल किया, और पूरे 5 चैप्टर की थ्योरीज कॉन्सेप्ट्स हमने अच्छे से देख लिए, और जो आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग है। इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। जितना हमने यहाँ पर कंपाइलेशन किया, जितना हमने पढ़ा, वो सभी यहाँ पे आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, ओके। 5 चैप्टर आज हम पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 6 to 10
पार्ट नंबर 1 इंडियन पॉलिटी हमारे पास जो लगा है तो क्लास +1। इसमें हमने लास्ट टाइम भी जो अपना मार्क्स वाइज डिस्ट्रीब्यूटेशन देखा था, आज भी हम मार्क्स वाइज डिस्ट्रीब्यूटेशन देखने वाले हैं। तो ये जो आपके 4 चैप्टर है, इससे हमारे पास लगभग कम मार्क्स से आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं और छोटे क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले चैप्टर नंबर 6 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास लगा हुआ है ज्यूडिशरी। अब देखो ज्यूडिशरी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे पास क्या आता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपने थोड़ा सा देख लेना है। क्या देखना आपने, आर्टिकल नंबर 124 टू जो आपका कितना है 129 तक, 124 टू 129 जो आपके पास क्या होता है आर्टिकल्स है, इसमें इसका क्या है डिस्क्रिप्शन देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखो आपके पास वहां पे एक एमसीक्यू बना हुआ है, तो एमसीक्यू की अगर हम बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट की हम बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो ध्यान रखना आपने सबसे पहले क्या था एस्टेब्लिशमेंट की अगर हम बात करते हैं, स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो 24 जनवरी 1950 को क्या है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की क्या है स्थापना होती है। लेकिन ये तो आपका क्या है भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय जो है उसकी स्थापना होती है पूर्णतः या भारतीय मूल संविधान के तहत। लेकिन इससे पहले आपको पता होना चाहिए, उससे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, 1774 का जो आपके पास क्या था 1773 में कौन सा आया था रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसके तहत 1774 में हमने एक क्या था इंपीरियल कोर्ट ऑफ बंगाल की एस्टेब्लिशमेंट की थी, या एक सर्वोच्च न्यायालय की बात की गई थी इंपीरियल कोर्ट ऑफ बंगाल। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे क्या है ध्यान रखना। और ये पहले बंगाल में हुआ करता था और 1911 में जैसे आपकी राजधानी नई दिल्ली स्थानांतरित की जाती है तो सर्वोच्च न्यायालय आपका क्या है नई दिल्ली में स्थानांतरित किया जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है मोस्ट रेलेवेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू के लिए यहाँ से बन सकता है। अब आपसे पूछा जा सकता है भारत में कुल कितने एमसीक्यू के लिए अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमारे पास क्या है भारत में सर्वोच्च न्यायालय कितना है 1, और हाई कोर्ट्स हमारे पास कितने हैं, तो ध्यान रखना आपने कितने हैं 25 हाई कोर्ट्स है ऑल ओवर इंडिया में। पूरे भारत के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास कितने 25 हाई कोर्ट्स देखने को मिलते हैं, है ना। तो ये भी एमसीक्यू में आपके पास क्वेश्चन बन सकता है। अब फर्स्ट क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि जो हमारे पास क्या है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस प्रेजेंट टाइम में कौन है, तो आपने ध्यान रखना कौन है हमारे पास सूर्यकांत। ठीक है, तो ध्यान रखना सूर्यकांत ये वर्तमान समय में। और पहले सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो ध्यान रखना लॉर्ड इम्पे। स्वतंत्र भारत में पहले सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, हीरालाल जे कानिया। ठीक है, तो ये आपने फैक्ट है, ये कुछ आपने यहाँ पे क्या है ध्यान रख लेना है। ठीक है, ये क्योंकि ये एमसीक्यू में आपके पास क्वेश्चन बनने वाले हैं तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आपको पढ़ने हैं, आपने यहाँ पे ध्यान रख लेना। चलो जी, मोस्ट रेलेवेंट क्वेश्चन या फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका 2 मार्क्स के लिए यहाँ से आने वाला है 3 मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स तो नहीं है 3 मार्क्स के लिए। तो 3 मार्क्स के लिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा, न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों पड़ती है। व्हाट इज द नीड ऑफ ज्यूडिशरी, मतलब जो ज्यूडिशरी है उसकी हमें नीड क्यों पड़ती है, क्यों मतलब ये जो आपके पास क्या एग्जीक्यूटिव है, आपके पास लेजिस्लेचर है, क्यों इस चीज में सफिशिएंट नहीं है। तो इसमें आपने ध्यान रखना है। इसमें अगर हम बात करते हैं जो हमारे पास क्या होती है न्यायपालिका होती है, न्यायपालिका क्या महत्वपूर्ण काम क्या होता है, जो आपके विधान पालिका के द्वारा विधि बनाई जाती है, कार्यपालिका के द्वारा उससे लागू किया जाता है। तो कई बार क्या होता है जो विधान पालिका के द्वारा और कार्यपालिका के द्वारा नीतियों का निर्माण और क्रियान्वित किए जाते हैं वो कई बार लोकहित में नहीं होती है, तो उसकी उन सभी समीक्षाओं के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, न्यायपालिका की जरूरत पड़ती है। तो ये आपने यहाँ पे क्या है एक ध्यान में आपने बात रखनी है कि न्यायपालिका की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि कई बार क्या होता है लोगों के, हम इसमें स्पष्ट रूप से भी कह सकते हैं लोगों के अधिकारों कर्तव्यों की सुरक्षा के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, न्यायपालिका की जरूरत पड़ती है। तो ये आपने यहाँ पे क्या है ध्यान रखना। दूसरा क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है डेफिनेशंस ऑफ ज्यूडिशरी। ठीक है, न्यायपालिका की परिभाषाएं। तो इसमें आपने एक तो आपने कॉमन सी चीज देख लेना जो हम हमेशा से बोलते आए कि न्यायपालिका की परिभाषा क्या होगी, तो जो हमारे पास क्या होगी विधि होगी, जो हमारे पास कानून होंगे उनका हम क्या करते हैं, जो निरीक्षण करने का ये काम करती है क्या न्यायपालिका। ठीक है, तो उसी को हम न्यायपालिका बोलते हैं। दूसरा आपने एक दो जो इसमें आपके पास राइटर होंगे जैसे वुल्जे है, मैक्राइवर है, इसके अलावा अन्य भी कई राइटर्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो ये आपने यहाँ पे क्या है थोड़ा सा पढ़ लेना और इसको देख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपने यहां से जो इंपॉर्टेंट है 3 मार्क्स के लिए, कानून के शासन
से क्या भाव है? व्हाट इज द मीन बाय रूल ऑफ लॉ? तो रूल ऑफ लॉ की जब भी हम बात करते हैं तो रूल ऑफ लॉ जो आपका क्या एडॉप्ट करता है वो कौन करता है? हमारा ज्यूडिशरी ही इसको एडॉप्ट करता है और इसी के द्वारा इस पे क्या है जो आपकी क्या है समीक्षाएं या क्रियाएं वो यहाँ पे क्या है देखी जाती हैं। ठीक है, तो ये कुछ मोस्ट रेलिवेंट क्वेश्चन थे। इसके अलावा भी आप देख सकते हैं, जैसे आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है जो हमारे क्या होते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनकी योग्यताएं क्या है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में आपको पता सर्वोच्च न्यायालय का क्या है मुख्यालय है। ठीक है, और इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो ध्यान रखना जो अपॉइंटमेंट है वो इनकी किससे होती है? जो आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनकी अपॉइंटमेंट बाय कॉलेजियम सिस्टम होती है। कॉलेजियम सिस्टम में क्या होता है आपका कि उसके अंतर्गत हमारे पास क्या हो गए जो मतलब वरिष्ठतम कौन हो गए न्यायाधीश होते हैं, उनके द्वारा ही एक जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा उसी को एक क्या है मुख्य जो आपका क्या है न्यायाधीश के रूप में वो चुना जाता है। योग्यताएं क्या क्या होती है? तो योग्यताएं आपने ध्यान रखना, इसमें सबसे पहले तो आपका क्या भारत का नागरिक होना चाहिए। इसमें आयु सीमा कोई भी सीमित नहीं की गई है। इसमें आपका क्या है कार्य अनुभव वर्क एक्सपीरियंस को डिनोट किया गया, जैसे या तो कम से कम आपका क्या होना चाहिए 5 साल तक किसी भी उच्च न्यायालय में या किसी भी कोई भी आपके पास क्या है हाई कोर्ट है वहां पर क्या होना चाहिए न्यायाधीश होना चाहिए, या फिर 10 साल तक वकालत की हो, या इसके अलावा इन तीनों चीजों को छोड़ करके क्या होना चाहिए कि भारत का जो क्या होता है राष्ट्रपति होता है उसके नजर में अच्छा एक कानूनवेत्ता होना चाहिए। तो ये कुछ फैक्ट्स है जो आपने यहाँ पे क्या करना है ध्यान रख लेने हैं। ठीक है, तो ये मोस्ट रेलिवेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से जो आपके लिए पूछे जाएंगे। ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ से आपके नहीं आने वाले हैं। बाकी थोड़ा सा कॉमन चीज है ओथ सेरेमनी। अब शपथ की अगर हम बात करते हैं तो शपथ कौन दिलाता? भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है उनको शपथ दिलाता है देश का राष्ट्रपति। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि देश का राष्ट्रपति उन्हें शपथ दिलाता और देश के राष्ट्रपति को जो शपथ है कौन दिलाता? मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो ये चीजें आपने यहाँ पे क्या है ध्यान रख लेना है। चलो नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है या नेक्स्ट जो हमारे पास क्या है चैप्टर है, तो इसमें हमारे पास आपने ध्यान रख लेना है नेक्स्ट चैप्टर से पहले कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम इसमें लिखेंगे। तो इसमें लिख लो आप व्हाट इज मीन बाय इंडिपेंडेंट ज्यूडिशरी? स्वतंत्र न्यायालय का क्या अर्थ है? स्वतंत्र न्यायालय का क्या अर्थ है? तो ये भी आपका मोस्ट रेलिवेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के लिए आ सकता है। तो ये भी आपने यहाँ पे ध्यान रख लेना है। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है भारत कि सर्वोच्च न्यायालय की संरचना कीजिए, मतलब कॉम्पोजिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। कॉम्पोजिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो प्रेजेंट टाइम के अकॉर्डिंग आपने ध्यान रखना है इसमें कितने हमारे पास 33 प्लस 1। ठीक है, 33 प्लस 1 या 1 प्लस 33 इनको बोलते हैं। तो जो आपका 1 होता है ये होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और जो 33 है ये आपके पास क्या होते हैं अदर जजेस होते हैं। ठीक है, अदर जजेस हो गए। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे क्या है ध्यान रखना, और इसकी जो कॉम्पोजिशन है इसकी जो क्वालिफिकेशन है ये सब कहाँ बात की गई है अंडर आर्टिकल 124 में। तो ये आपने यहाँ पे क्या है ध्यान रख लेना है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट जो हमारे पास चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर है आपका फेडरलिज्म। ठीक है, क्योंकि आपके बुक्स में बहुत सारी चैप्टर्स है लेकिन यहाँ पे ये कुछ चैप्टर्स कट है। तो नेक्स्ट जो चैप्टर हुआ है फेडरलिज्म, इसको बोलते हैं संघवाद। संघवाद से अगर हम बात करते हैं तो संघवाद से हमारे पास कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, कितने प्रश्न है आपके पास सिलेबस में लगे हुए या आपके जो सिलेबस में वो आने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा यहाँ से सिर्फ 3 मार्क्स के लिए 1 क्वेश्चन आ रहा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए यही बन जाता है संघवाद से क्या अभिप्राय है। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय फेडरलिज्म? तो फेडरलिज्म की अगर हम बात करते हैं या फेडरल गवर्नमेंट की बात करते हैं तो इसमें आप सभी को पता है जो आपके क्या होते हैं फेडरल गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है पावर्स का डिस्ट्रीब्यूटेशन करती है, शक्तियों को अलग अलग केंद्रों पे या अलग अलग जो भागों में वो बांटती है, उसको हम क्या बोलते हैं संघवाद बोलते हैं। अब यहाँ जब भी हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपने देखा होगा जो भी आपके क्या होते हैं फेडरल सिस्टम्स होता है। तो फेडरल सिस्टम में आपके पास पता है कि यहाँ पर जो शेड्यूल नंबर 7 है, शेड्यूल नंबर 7 में आपके पास क्या
है, यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और इसके अलावा कंकरेंट लिस्ट है। इसी के साथ आपके ने देखा होगा कि गवर्नमेंट के भी 3 ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं और इनके भी अलग अलग जो आपके क्या है, मतलब एक हॉरिजॉन्टल, दूसरा आपका कौन सा देखने को मिलता है, पैरेलल, जो आपका क्या होता है गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है या गवर्नमेंट पावर डिस्ट्रीब्यूटेशन है, तो ये हमारे को देखने को मिलता है अलग अलग। लेकिन इसमें क्या है 3 टेयर्स या फिर आपके 3 स्तर पे जो क्या शक्तियों का विभाजन है वो देखने को मिलता है। तो इन अलग अलग जो आपके क्या होते हैं एरियाज होते हैं, अलग अलग जो फील्ड्स होती है वहां पे अलग अलग टाइप्स की जो आपको क्या देखने को मिलती है, पावर डिस्ट्रीब्यूटेशन देखने को मिलती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, फेडरलिज्म कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। अब मोस्ट रेलेवेंट क्वेश्चन जो आपके लिए 3 मार्क्स का आपका यहाँ से आएगा कि भारतीय संविधान के संघात्मक तत्व। ठीक है, फेडरल एलिमेंट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फेडरल जो आपके क्या होता है एलिमेंट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है या जो आपके संघात्मक तत्व हैं वो कौन कौन से देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट आपका यही जो मैंने अभी बताया आपका शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन क्यों है, क्योंकि भारतीय संविधान की अनुसूची नंबर 7 के अंतर्गत जो है 3 प्रकार की जो क्या है सूचियां बताई गई है, जिसमें तीनों प्रकार में अलग अलग जो क्या है कार्यों का विभाजन किया गया। अलग अलग क्षेत्र में यहाँ पे जो है आपके पास क्या देखने को मिलता है, शक्तियों का विभाजन देखने को मिलता है। सेकंड इसमें क्या आता है आपका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित संविधान। लिखित संविधान भी कहीं ना कहीं क्या है संघात्मक जो क्या है संविधान को प्रदर्शित करता है। क्यों, क्योंकि भारत की अगर हम बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो आपका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे वर्ल्ड में सबसे लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ये देखने को मिलता है पूरी दुनिया के अंतर्गत। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे क्या है ध्यान रख लेना। जबकि जो आपका क्या है अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका, वो सबसे छोटा लिखित संविधान है। ठीक है, ये आपने यहाँ पे ध्यान रखना क्योंकि एमसीक्यू में अगर कहीं बीच में कहीं से क्वेश्चन आ जाता है ना। दूसरा फैक्ट आपने ध्यान रखना न्यायपालिका की सर्वोच्चता। ठीक है, सॉरी संविधान की सर्वोच्चता। ठीक है, संविधान की सर्वोच्चता की अगर हम बात करते हैं तो आपने देखा होगा वैसे तो जितने भी हमारे पास क्या होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, सवर्निंग स्टेट होते हैं, वहां पर अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ही आपके क्या है लॉ क्रिएट किए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ही वहां पर लॉ एंड ऑर्डर जो है अलाउ किए जाते हैं। बट फिर भी जो अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में जो भी आपका कॉन्स्टिट्यूशन आपका कब 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया, उसके तहत ही पूरे जो क्या होते हैं नियम होते हैं, पूरे जो भी कानून है उनको क्या किया जाता है लागू किया जाता है। अगला आपको पता है कठोर संविधान। कठोर संविधान की अगर हम बात करते हैं तो आप सबने पढ़ा होगा जो हमारा क्या होता है संविधान होता है, उसमें हम जो है जब हम क्या करते हैं अपना संशोधन करते हैं तो संशोधन आपने देखा होगा एक हमारे पास क्या आता है सामान्य, जो आपका कहाँ बात की गई है अंडर आर्टिकल 368 में। ठीक है, अंडर आर्टिकल 368 में एक है सामान्य, दूसरा है हमारे पास कौन सा विशेष। विशेष में हमारे पास क्या होता है विशेष। विशेष में जो हमारे पास है सामान्य होता आपका सामान्य होता 33% के साथ, विशेष होता है 51% के साथ, और इसके अलावा हमारे पास क्या आता है विशेष प्लस राज्यों की प्रतिभागिता। राज्यों की प्रतिभागिता मतलब प्रतिभागिता। तो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो हम देखते हैं प्रतिभागिता। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो आपने देखा होगा जैसे कोई ऐसा कानून होता है जैसे जीएसटी ले लो, तो जीएसटी जो हमारे पास कानून था उसमें क्या था विशेष बहुमत से दोनों सदनों से पास हुआ, और इसके अलावा जो आधे से अधिक राज्य होते हैं वहां से भी क्या मिलना चाहिए होता बहुमत मिलना चाहिए था। तो इस केस में हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं हमारा जो संविधान है वो क्या है विशेष, और जो ये आपका विशेष के साथ राज्यों की प्रतिभागिता ये किसको प्रदर्शित करता है, तो ये प्रदर्शित करता है कि भारतीय संविधान हमारे पास कैसा है कठोर संविधान है, ये देखने को मिलता है। इसके अलावा भारतीय संविधान जो आपका संघात्मक रूप है वो क्यों बताता है, क्योंकि यहाँ की जो क्या है न्यायपालिका है, न्यायपालिका क्या है निष्पक्ष है। मतलब इंग्लिश में अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल ज्यूडिशरी, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका। स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की जब भी हम बात करते हैं तो इसमें क्या चीजें हमें देखने को मिलती है, जो न्यायपालिका वो अपना कार्य है वो स्वतंत्र रूप से करती है, और हमने पढ़ा भी है कि जो आपकी क्या होती है कार्यपालिका विधान पालिका एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी होती है, लेकिन जो हमारे पास क्या है न्यायपालिका है वो स्वतंत्र होती है। इसका ना कोई कार्यपालिका से ना ही कोई
आपकी दूसरी क्या है, विधान पालिका से संबंध होता है। ये पूर्णतः अपनी क्या है, स्वतंत्र रूप में होती है और स्वतंत्र निर्णय लेती है, स्वतंत्र स्वरूपों को ही क्या करती है, लागू करती है। तो ये भी कुछ फैक्ट्स है जो आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा द्विसदनीय विधान पालिका, तो लेकिन आपके लिए 3 मार्क्स के लिए जो है वो आपके 3 पॉइंट या 4 पॉइंट ही पूछेगा कि भारतीय संविधान जो है या भारतीय सरकार या भारतीय स्वरूप के जो क्या हमारे पास संविधान है उस संघात्मक तत्व कौन कौन से, तो ये सब आप यहाँ पे देख लेंगे। इसके बाद आपने ध्यान रखना है एकात्मक तत्व। एकात्मक तत्व के मतलब होता है यूनिटरी एलिमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स है, कौन कौन से ऐसे तत्व है जो संविधान को एकात्मक स्वरूप में बताती है, पूरे भारतीय संसद को एकात्मक स्वरूप में बनाती है। तो सबसे पहला आपका क्या है, शक्तियों का विभाजन, राज्य और केंद्र के बीच में शक्तियों का विभाजन जो है, मतलब जो आपका क्या है, पावर डिस्ट्रीब्यूटेशन है, वो आपका क्या देखने को मिलता है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर स्टेट एंड यूनियन, मतलब राज्य और जो आपका क्या है केंद्र है, इन दोनों के लिए क्या होगा, एक ही संविधान होगा। तो जैसे शक्तियों का विभाजन अलग अलग स्वरूप में किया गया है, लेकिन वो विभाजन किसके तहत किया गया, एक ही संविधान के तहत किया गया। तो ये आपका क्या है, कहीं ना कहीं एकात्मक स्वरूप को या यूनिटरी एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। सेकेंड पार्ट में आपने इसमें ध्यान रखना है स्ट्रॉन्ग सेंटर। स्ट्रॉन्ग सेंटर का मतलब है जो आपका क्या है, केंद्र सरकार है, यूनियन गवर्नमेंट है, वो आपकी क्या होगी, शक्तिशाली होगी, पावरफुल होगी, किससे, जो हमारे पास लेजिस्लेचर होगी, स्टेट लेजिस्लेचर होगी आपके, इसके अलावा जो आपकी क्या होता है, राज्य विधानमंडल या राज्य कार्यपालिका होते हैं, उससे हमेशा ही जो केंद्र सरकार हो क्या मानी गई है, शक्तिशाली मानी गई है। इसके अलावा आपने पढ़ा होगा जो आपके पास क्या होती है, इमरजेंसी पावर्स है, मतलब संकटकालीन शक्तियां। संकटकालीन शक्तियों की अगर हम बात करते हैं तो ये भी कहीं ना कहीं एकात्मक स्वरूप को, एकात्मक भारत को वर्णित करता है। क्यों एकात्मक भारत को वर्णित करता है, क्योंकि यहाँ पर जो है पूरा स्वरूप, जब देश के अंदर किसी भी हिस्से में, किसी भी भाग में क्या लगता है, आपातकाल लगता है, तो उस केस में जो है पूरे उस क्षेत्र में पूरा पावर किसके पास चले जाता है, यूनियन गवर्नमेंट के पास चला जाता है। तो इस तरह के आपके बहुत सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलेगी, जैसे आपका राज्यपालों की नियुक्ति है, बहुत सारी चीजें जो इस चीज को क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। तो ये सब चीजें भी आपने क्या है ध्यान रख लेना है, और ये भी आपका क्या है 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आपका बना हुआ है या बार बार बनता है। ठीक है, नेक्स्ट मोस्ट रेलेवेंट क्वेश्चन आपने ध्यान रखना, भारतीय संघवाद की क्या प्रकृति है, व्हाट इज द नेचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। तो इंडियन फेडरलिज्म का क्या यहाँ पे नेचर देखने को मिलता है। तो इंडियन फेडरलिज्म का जो क्या है आपके पास नेचर है, वो आपका कैसा है, बहुत साधारणतः या सामान्यतः, और अगर हम देखते हैं तो अलग अलग क्षेत्र में ये अलग अलग स्वरूप में देखने को मिलता है। कुछ ऐसे हमारे पास विषय क्षेत्र होते हैं जहाँ पर एकात्मकता, और बहुत सारे ऐसे विषय है जहाँ पर आपका क्या है, संघात्मकता देखने को मिलती है, जहाँ पर पावर डिस्ट्रीब्यूटेशन वगैरह ये सब चीजें यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये कुछ मोस्ट रेलेवेंट क्वेश्चन है 3 मार्क्स के लिए, यहाँ पे भी आपका ये आने वाला है। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर कौन सा है, 8। चैप्टर नंबर 8 में आपके लिए जो टॉपिक लगा हुआ कौन सा है, लोकल गवर्नमेंट। अब देखो लोकल गवर्नमेंट की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए लोकल गवर्नमेंट हम पढ़ने जा रहे हैं, और लोकल गवर्नमेंट की जब भी हम बात करते हैं तो आपका कहाँ ये एक्सप्लेन्ड है, पार्ट नंबर 9। ठीक है, मतलब 9th पार्ट में, पार्ट नंबर 9। ठीक है, ठीक है, पार्ट नंबर 9। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे क्या है ध्यान रख लेना, पार्ट नंबर 9 का मतलब है जो भारतीय संविधान के 25 भाग है उसमें से जो आपका 9th पार्ट है ना, पार्ट है, वहां पे ये देखने को मिलता है। मतलब भाग नंबर 9 के अंतर्गत जो किसका है, जो आपकी क्या है लोकल गवर्नमेंट आपकी होती है, मतलब ग्रामीण स्तर पे रूरल गवर्नमेंट होती है, उसका वर्णन किया गया। और पार्ट 9B, 9 जो आपका क्या है, पार्ट 9B में किसकी बात की गई है, लोकल गवर्नमेंट इन रूरल अर्बन लेवल। ठीक है, अर्बन लेवल मतलब ग्रामीण स्तर पे। ठीक है, तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन डायरेक्ट कितने मार्क्स के लिए आ रहा है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स के लिए आ रहा है। एक आपका एमसीक्यू आएगा, दूसरा आपका कौन सा आएगा, 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएगा। तो आपका एमसीक्यू आएगा, तो दूसरा आपने ध्यान रखना है, दूसरा क्या ध्यान रखना है कि इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो कौन से संवैधानिक संशोधन के द्वारा की गई है। तो ध्यान रखना 73वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा। कब ये लागू किया गया, तो ये आपने ध्यान रखना है 1993 में। 1993 में इसको क्या है इम्प्लीमेंट किया गया है, लागू किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो आपके लोकल गवर्नमेंट की बात की जाती है, लोकल जो आपकी गवर्नमेंट है। ठीक है, और इसमें आपने ध्यान रखना है, ध्यान क्या रखना है, जो आपका क्या आता है 24 अप्रैल 1993 को ग्रामीण स्तर पर और 1 जून
1993 को कहाँ पे ये लागू किया गया? शहरी स्तर पे। तो ये आपने ध्यान रखना, क्योंकि एमसीक्यू है तो एमसीक्यू में आपके यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है। इसके अलावा आपने ध्यान रखना, एमसीक्यू की ही मैं बात कर रहा हूँ, तो महिलाओं के लिए जो आपकी क्या है, महिलाएं हैं या वुमेन्स है, महिलाओं के लिए कितना है, 33% जो सीट है वो आपकी क्या है, आरक्षित की गई है। तो ये भी आपके लिए मोस्ट रेलिवेंट क्वेश्चन है। और फर्स्ट टाइम इंडियन पॉलिटिक्स में या जो आपकी क्या है गवर्नमेंट होती है उसमें रिजर्वेशन की बात की गई है। वुमेन्स के लिए कितना, 33%। लेकिन जो आपका क्या होगा, रिजर्वेशन होगा वो रोटेशन फॉर्म में देखने को मिलेगा, सर्कल फॉर्म में वो देखने को मिलता है। तो ये चीजें आपने यहाँ पे क्या है ध्यान रख लेनी है। अब इसके अलावा आपका जो क्या है, मतलब अगर हम बात करते हैं 33 जो आपका क्या है चैप्टर है, इससे और एमसीक्यू आपका क्या बन सकता है, टेन्योर। तो जो आपका क्या होता है टेन्योर होता है वो आपका क्या है 5 ईयर, चाहे आपका अर्बन है चाहे रूरल है। और इसमें जो भी हमारे पास क्या हो गए रिप्रेजेंटेटिव हो गए वो आपके डायरेक्ट डेमोक्रेटिक या डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा वो क्या है इलेक्ट होके चले जाते हैं। और 5 वर्ष के बाद में वो फिर से यहाँ पे क्या है री इलेक्शन होता है, री इलेक्ट होके फिर से वो आपके आते हैं। 5 ईयर का इसमें क्या है कंटिन्यू टेन्योर्स होता है। ठीक है, ये आपने यहाँ पे क्या है ध्यान रखना है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण अगर हम बात करते हैं तो जो आपका क्या है लोकल गवर्नमेंट होती है। लोकल गवर्नमेंट अगर हम बात करते हैं रूरल लेवल पे, मतलब ग्रामीण स्तर के अगर हम बात करते हैं ग्रामीण में आपने देखा होगा ग्रामीण में क्या होता है, हमारे पास 3 स्तर देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है ग्राम पंचायत की अगर हम बात करते हैं तो आपने देखा होगा ये जो आपकी क्या होती है ग्राम पंचायत है, इसमें न्यूनतम कितने होने चाहिए आपके पास, न्यूनतम 5 वार्ड और अधिकतम आपके पास कितने होने चाहिए 13 वार्ड्स होने चाहिए। ठीक है, लेकिन इसके अलावा राज्यों के अनुसार अलग अलग जो आपकी क्या है मतलब समितियां हैं, अलग अलग आधार पर इसका क्या है निर्माण किया जा सकता है, इसको बढ़ाया और घटाया जा सकता है। इसके बाद आपके पास क्या आती है पंचायत समिति, ये हिंदी इंग्लिश में सेम रहेगा आपका समिति। तो और पंचायत समिति की अगर हम बात करते हैं तो ये आपने देखा होगा जो आपके पास क्या होती है ब्लॉक लेवल की जो बीडीसी मेंबर्स वगैरह होते हैं वो यहाँ से इलेक्ट होके आते हैं। और तीसरे लेवल पे हमारे पास क्या होती है जिला परिषद। ठीक है, परिषद, जिला परिषद ये क्या है त्रिस्तरीय सरकार देखने को मिलती है ग्रामीण स्तर पे। और सेम हमारे पास क्या इसमें देखने को मिलती है शहरी स्तर की भी अगर हम बात करते हैं तो ये भी त्रिस्तरीय देखने को मिलती है। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, सबसे पहले आता है नगर पंचायत आपने देखा होगा जहां पर आपके लगभग आपकी 5000 या इससे अधिक की जनसंख्या होती है, उसको हम क्या बना देते हैं एक शहरी पंचायत बना देते हैं या नगर पंचायत बना देते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास जो पंचायत आती है उसको हम या दूसरा जो यहाँ का स्तर देखने को मिलता है वो हमारे पास कौन सा होता है नगर निगम। ठीक है, नगर निगम। तो नगर निगम पे आपने देखा होगा नगर निगम भी यहाँ पे क्या होती है पॉपुलेशन काफी ज्यादा होता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं एडवांस टेक्नोलॉजी एडवांस पॉपुलेशन एडवांस जो आपकी क्या है डेंसिटी होती है उसके अकॉर्डिंग देखने होते हैं। और लास्ट आपके पास क्या होती है नगर पालिका। तो ये 3 स्वरूप देखने को मिलते हैं, चाहे आपका शहरी है चाहे आपका ग्रामीण है, दोनों सरकारों में ये 3 स्वरूप देखने को मिलते हैं। तो ये भी आपने यहाँ पे ध्यान रख लेना है। ठीक है, अब मोस्ट रेलिवेंट क्वेश्चन जो आपके लिए बन सकता है यहाँ से 2 मार्क्स के लिए, दूसरा और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए बन सकता है वो आपके पास क्या होगी क्वालिफिकेशन जो आपकी किसके लिए होनी चाहिए, एक प्रधान के लिए होनी चाहिए, एक आपके पास चेयरमैन के लिए होनी चाहिए, इसके अलावा जो आपके क्या होते हैं पार्षद होते हैं इनके लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो एक तो सबसे पहली योग्यता क्या है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत के नागरिक के साथ साथ उस क्षेत्र का नागरिक होना चाहिए जहां से वो क्या लड़ रहा है चुनाव लड़ रहा है। दूसरा क्या है कि न्यूनतम आयु, यहाँ पे मोस्ट रेलिवेंट हमने पढ़ा है जो भी हमारे पास क्या एमएलए और एमपी होते हैं उनके लिए मिनिमम एज आपके पास कितनी होती है 25 ईयर्स, जो हमारे द्वारा डायरेक्ट क्या होते हैं इलेक्टेड होते हैं। बट इनके लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए 21 ईयर अगर आपने अपनी एज फुलफिल की है तो उस केस में आप क्या है एक ग्राम पंचायत के प्रधान बन सकते हैं और जो नगर पंचायत के अध्यक्ष बन सकते हैं, या फिर आप क्या है नगर निगम के नगर पालिका के मेयर वगैरह बन सकते हैं। तो ये आपने यहाँ पे क्या है ध्यान रख लेना। इसके साथ साथ जो इलेक्शन कमीशन स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो भी रिकमेंडेशन रखी जाती है उसको क्या है फुलफिल करना चाहिए होता है, उसको फुलफिल होनी चाहिए, तभी ये चीजें आपकी फुलफिल हो पाएगी। अब इसके बाद कि जो आपके क्या होते हैं
ग्राम पंचायत होती है, ग्राम पंचायत के क्या कार्य होते हैं, और जो आपकी क्या नगर पंचायत है, नगर पंचायत के क्या कार्य होते हैं। तो ये सब चीजें अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो जो राज्य सरकार के द्वारा जो भी आपके क्या है बजट निकाला जाता है, जो भी सर्वे निकाले जाते हैं, जो भी कामकाज किया जाता है, उन सभी का क्या है निरीक्षण किया जाता है, और क्षेत्र के अंदर जो अव्यवस्थाएं होते हैं उसको सुव्यवस्थित करने के लिए आपके क्या है ग्राम पंचायत और नगर पंचायतें क्या करती है, काम करती है। तो ये सब चीजें भी आपने यहाँ पे क्या है ध्यान रखना है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण अगर हम बात करते हैं तो जो हमारे पास क्या होती है लोकल गवर्नमेंट होती है, तो इसमें आपने ध्यान रखना ग्रामीण स्तर पे जो ग्रामीण स्तर पे है, मतलब पार्ट नंबर 9 वहां पे कितने हैं जी हमारे पास 29 सब्जेक्ट्स, मतलब 29 विषय है जिस पर आपकी क्या है जो ग्रामीण स्तर की सरकार है वो क्या बनाती है, कानून बनाती है, और इन 29 विषयों पर क्या है अपना काम करती है। जबकि इसी स्तर पे हम बात करते हैं आपके पास क्या आती है शहरी, और ये हमारे पास जो है पार्ट बी के अंतर्गत आते हैं 9A में आपके पास क्या है कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, सहकारी समितियां है, ये भी आपने ध्यान रखना। लेकिन 9A में इसमें क्या बात की गई, तो 9A में जो आपके पास क्या होती है शहरी स्तर पर आपकी क्या होती है सरकार, और इसमें कितने 18 सब्जेक्ट, तो 18 विषयों पे क्या करते हैं अपने काम करते हैं। जब इनके पास क्या क्या जैसे गांव की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक आपके पास प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर होना चाहिए। इसके साथ साथ आपके जो क्या होते हैं रास्ते होते हैं, रास्ताओं का निर्माण ये करवाते हैं, है ना, और छोटे छोटे जो आपके भूमि सुधार कार्य हैं ये सब करवाते हैं। और सेम आपके जो क्या होते हैं शहरी स्तर पे तो क्या करवाते हैं रोड्स का कंस्ट्रक्शन करवाएंगे, और नियर जो भी आपके एरियाज आएंगे उन सबको यहाँ पे देखने वाले होते हैं। तो ये सब चीजें आपने यहाँ पे ध्यान रखना है, यहीं से आपका 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन बनने वाला, कोई ज्यादा बड़ा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा नहीं, ठीक है। तो ये भी आपने यहाँ पे क्या है ध्यान रख लेना है। तो इसी के साथ आपका ये भी चैप्टर क्लोज हो गया, और यहाँ से इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है वो मैंने आपको सारे बता दिए हैं। इसके बाद हमारे पास आएगा नेक्स्ट जो आपके पास चैप्टर है चैप्टर नंबर 9, ठीक है। चैप्टर नंबर 9 की अगर हम बात करते हैं तो चैप्टर नंबर 9 आपके पास है द कॉन्स्टिट्यूशन एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब जब भी हम बात करते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन का स्वरूप या लिविंग डॉक्यूमेंट क्यों है, मतलब संविधान एक जीवंत दस्तावेज, क्यों इसको जीवंत दस्तावेज कहा जाता है, इसके पीछे क्या महत्वपूर्ण जो आपका क्या है दृश्य है वो देखने को मिलता है, या क्या इसके महत्वपूर्ण का जो है स्वरूप देखने को मिलता है। तो सबसे पहला आपका यहाँ पे जो क्वेश्चन बढ़ेगा मोस्ट रेलिवेंट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज मीन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का क्या अर्थ है। तो संविधान का क्या अर्थ है ये सब चीजें हमने कहा पढ़ी है चैप्टर नंबर 1 में, हमने इसको और अच्छे से पढ़ा है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन यहाँ से जो मोस्ट रेलिवेंट क्वेश्चन है वो आपका बनने वाला है किस चीज से, संसदीय सरकार से क्या अभिप्राय है, व्हाट डू यू मीन बाय पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और अध्यक्षात्मक सरकार से क्या अभिप्राय है। तो मैंने जैसे बात की है जहां पर आपके पास क्या हो गया नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालिका देखने को मिलेगी उसको हम क्या बोलते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और जहां पर रियल और नॉमिनल हेड का कॉन्सेप्ट नहीं होता है उसे हम क्या बोलते हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं। तो ये स्वरूप आपने यहाँ पे क्या है ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट और मोस्ट रेलेवेंट क्वेश्चन है व्हाट इज मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशन एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट, संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, इसका अर्थ स्पष्ट करें। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि संविधान एक जीवंत दस्तावेज है मतलब लिविंग डॉक्यूमेंट है, हाउ कैसे ये लिविंग डॉक्यूमेंट हम कह सकते हैं और किस स्वरूप में ये हमारे लिए जो है एक लिविंग जो क्या है डॉक्यूमेंट है वो बना हुआ है। तो ये चीजें भी आपने यहाँ पे क्या है ध्यान रखनी है। अब तो सबसे पहले हम समझते हैं इसमें कि संविधान एक जो आपका क्या है लिविंग डॉक्यूमेंट है वो क्यों बना हुआ है। तो आपने ध्यान रखना फर्स्ट पॉइंट इसके पीछे हमें देखने को मिलता है रीति रिवाज एवं प्रथाएं, कस्टम एंड असेजिज, ठीक है असेजिज, ठीक है असेजिज। तो सबसे पहले क्या है कि असेजिज की अगर हम बात करते हैं तो ये क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि जो जब भी हम किसकी बात करते हैं भारतीय संविधान की बात करते हैं तो ये क्या है हमारे रीति रिवाजों, हमारे ऐतिहासिक, हमारे भौगोलिक, हमारे अलग अलग विभिन्नताओं के आधार पर बनाया गया है एक डॉक्यूमेंट है। तो इसी वजह से ये क्या है एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट है। दूसरा क्या है न्यायिक व्याख्या एवं निर्णय, न्यायिक व्याख्या एवं निर्णय, ज्यूडिशरी है ना, ज्यूडिशरी इम्पार्शन एंड डिसीजन, इंटरपर्टेंट
एंड डिसीजंस। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो हमारे पास क्या होते हैं, न्यायिक समीक्षा होती है और न्यायिक व्याख्याएं होती है और इसके अलावा आपकी क्या है, निर्णय होते हैं। अर्थात आपने देखा होगा जब भी हम बात करते हैं ज्यूडिशियल रिव्यू की या ज्यूडिशियल अपॉइंटमेंट की, तो इसमें आपने देखा होगा अगर आप किसी भी कोर्ट के द्वारा सुनाए गए निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो उस केस में आप क्या है, उससे ऊपरी न्यायालय में जा सकते हैं और पुनः न्याय की मांग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे ध्यान रखना। और थर्ड और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, संवैधानिक संशोधन द्वारा। संवैधानिक संशोधन की जब भी हम बात करते हैं तो आपने देखा होगा हमारे पास अंडर आर्टिकल 368 में किसकी बात की गई है, जो हमारे पास क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात की गई है। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो मैंने बात की थी 3 फॉर्म में यहाँ पे देखने को मिलता है। एक आपके पास क्या होता है, कॉमन होता है, मतलब जनरल होता है, और दूसरा आपके पास क्या, स्पेशल, और थर्ड जो ज्यूडिशियल अपॉइंट या अमेंडमेंट किया जाता है वो किस बेस पे किया जाता है, स्पेशल प्लस आप अबव जो आपके स्टेट्स देखने को मिलेंगे, कौन से मतलब जो उसमें क्या होनी चाहिए, सहमति जताते होंगे। ठीक है, तो ये भी आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, प्रथम संवैधानिक संशोधन की मुख्य विशेषताएं। तो आपने ध्यान रखना जो आपके पास क्या होता है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है, ये कब होता है आपने, ये आपने ध्यान रखना, ये होता है 1951 में। 1951 में हमारे पास क्या, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है और जिसमें हमारे पास क्या है, शेड्यूल नंबर 9 इसमें ऐड किया जाता है। इसमें क्या है, लैंड रिफॉर्म को लेकर बात की जाती है, मतलब भूमि सुधार, और भूमि सुधार के अलावा जो भी हमारे पास क्या व्यवस्था होती है उसको लेकर यहाँ पे क्या है, बात की जाती है। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे कुछ चीजें जो आपने यहाँ पे क्या है, याद रखने नहीं है। इसके अलावा एक क्वेश्चन यहाँ से और है जो आपका मोस्ट रेलिवेंट हम कह सकते हैं, तो वो क्वेश्चन आपके पास कौन सा देखने को मिलता है, महिला आरक्षण। व्हाट यू मीन बाय वुमेन रिजर्वेशन। वो वुमेन रिजर्वेशन की जब भी हम बात करते हैं तो लोकल गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट के रिफॉर्म में हम ये देखते हैं, फर्स्ट टाइम हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लोकल गवर्नमेंट में जो है 33% का जो रिजर्वेशन है वो देखने को मिलता है। लेकिन आपने देखा होगा जो 2019 में अभी हाल ही में, मेरे को एग्जैक्ट डेट ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन आपने देखा होगा कि जो आपका क्या है, वुमेन्स को 133वां संवैधानिक संशोधन 133 जो आपका क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, उसमें जो है वुमेन्स को इंडियन पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली में भी क्या है 33% रिजर्वेशन की बात की गई है। अब 2027 से हमारे पास 2027 से लोकसभा प्लस राज्य विधानसभाओं में भी महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की यहाँ पे बात की गई है। तो महिला आरक्षण से अभिप्राय है जिसमें क्या है, महिला की भागीदारी पे कहाँ देखने को मिलेगी, जो हमारे पास क्या होती है, महिलाओं की भागीदारी कहाँ देखने को मिलेगी, राजनीति में देखने को मिलने वाली है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास आएगा चैप्टर नंबर, लास्ट चैप्टर है द फिलॉसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द फिलॉसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से भी हमारे पास लगभग सेम क्वेश्चन है जो आपके मैक्सिमम टाइम रिपीटेड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और बहुत बार ये भी आपके पूछे गए, जैसे धर्मनिरपेक्षता से क्या अभिप्राय, व्हाट यू मीन बाय सेकुलरिज्म, है ना, या सेकुलर स्टेट। ठीक है, तो धर्मनिरपेक्ष राज्य या धर्म सेकुलरिज्म को किसको बोलते हैं, जहां पर हमारे पास क्या है, एक पर्टिकुलर नेशन का एक पर्टिकुलर रिलीजन ना होकर, पर्टिकुलर कास्ट ना होकर क्या है, और जितने भी हमारे पास रिलीजन हो गए, जितने भी हमारे पास धर्म हो गए, उन सभी को क्या है मान्यताएं दी जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं। तो इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया इज ए सेकुलर स्टेट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक धर्म, एक जाति और एक व्यक्ति को क्या है मान्यता नहीं दी गई है। यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स में जो आपके पास क्या है, अलग अलग स्वरूप देखने को मिलते हैं। बाकी लगभग सेम है। आपके पास आर्थिक न्याय का क्या अर्थ है, राजनीतिक न्याय का क्या अर्थ है, व्हाट यू मीन बाय पॉलिटिकल, आप क्या कहेंगे, जस्टिस, व्हाट यू मीन बाय इकोनॉमिक जस्टिस, है ना, आर्थिक न्याय। तो आर्थिक न्याय से क्या अभिप्राय, तो लगभग आपने देखा होगा पार्ट नंबर 4 जिसमें आपके क्या है, स्टेट के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, और डायरेक्टिव जो भी आपके पास क्या है प्रिंसिपल्स होते हैं स्टेट के, वहां पर क्या है इकोनॉमिक जस्टिस की बात करते हैं, पॉलिटिकल जस्टिस की बात करते हैं, इकोनॉमिक जितने भी हमारे पास क्या क्रिएचर्स होते हैं उन सबको उनको नॉर्मलाइज करने की जो भी बातचीत की जाती है वो इसके अंतर्गत देखने को मिलती है। और ये आपका एक्सप्लेनेशन कहाँ देखने को मिलता है, जो पार्ट नंबर 4 है, स्टेट के जितने भी हमारे पास राज्यों के क्या होते हैं नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं, वहां पे बात की जाती है। तो ये पार्ट नंबर 1 था पॉलिटिकल साइंस का। पार्ट नंबर 1 जो आपके पास क्लास +1 है उनके लिए मोस्ट रेलिवेंट मार्क्स वाइज डिस्ट्रीब्यूटेशन जो आपके
क्वेश्चंस है ये आपने अच्छे से कर लेने हैं और +1 में आप अच्छे मतलब पास ही नहीं काफ़ी अच्छे मार्क्स भी ला सकते हैं अगर आप इस डिटेल्ड एनालिसिस को देखते हैं और जो जो क्वेश्चंस यहाँ पे बताए गए हैं। और जो आपके इसके अलावा कुछ रेफरेंस क्वेश्चंस भी मैं चैप्टर के साथ साथ यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, तो वो भी आपने ज़रूर अपने नोटबुक में अपने बुक में रिवाइज करना है, देख के जाना है और एक नज़र में तो भी आप क्या है अपने पास अच्छे क्वेश्चंस और अच्छी मार्किंग कर सकते हैं। तो ये आपका पार्ट नंबर 1 है। कुछ ही देर में हम पार्ट नंबर 2 लेके आएंगे, तो उसके लिए आप हमारे साथ बने रहिए।